पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरीज, तो हमें सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है। हमने चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में यह पढ़ा कि जब भारत को आजादी मिली थी तो भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और भारत ने उन चैलेंजेस को कैसे डील किया। सेकेंड चैप्टर में हमने ये देखा कि भारत में पहला जनरल इलेक्शन कैसे हुआ। तीसरे चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं तो दिखती सी बात है, तब हमने अपनी इकोनॉमी की बात करी थी कि भारत की इकोनॉमी कैसे थी और भारत ने कैसे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। तो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर ली, हमने डेमोक्रेसी की बात कर ली, हमने इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी ये वाली बात कर चुके। अब कोई भी देश है मेरे लाल, तो हमें यह भी तो समझना होगा उस देश की फॉरेन पॉलिसी भी तो होगी, भारत के दूसरे देशों के साथ में कैसे संबंध रहे हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही है। हम ये चीज मेरे लाल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में यह पढ़ा कि जब भारत को आजादी मिली थी तो भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और भारत ने उन चैलेंजेस को कैसे डील किया। ठीक है भैया, जिसमें कि स्पेसिफिकली पहला वाला चैलेंज कि भारत को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एज वेल एज यूनिटी को मेंटेन करना है, स्टेट कैसे रीऑर्गेनाइज करे, ये तमाम तरीके की चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली। सेकेंड चैप्टर में हमने ये देखा कि भारत में पहला जनरल इलेक्शन कैसे हुआ और जो भारत ने बात की थी कि हम डेमोक्रेसी को लेके आएंगे, ये डेमोक्रेसी कैसे इंप्लीमेंट हुई, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें रूल किया। ठीक है भाई साहब, तीसरे चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं तो दिखती सी बात है, तब हमने अपनी इकोनॉमी की बात करी थी कि भारत की इकोनॉमी कैसे थी। पहले 20 साल अगर हम देखें तो पहले 20 साल भारत की क्या अप्रोच रही है और भारत ने कैसे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। अब कोई भी देश है मेरे लाल, तो हमें यह भी तो समझना होगा उस देश की फॉरेन पॉलिसी भी तो होगी। अगर भारत को 1947 में आज़ादी मिली है तो 1947 से अपने प्यारे भारत की फॉरेन पॉलिसी भी तो आई होगी। भारत आउटर वर्ल्ड में कैसे इंटरैक्ट कर रहा था, भारत की क्या अप्रोच थी पूरे वर्ल्ड को लेके और भारत अपने आप को कहां देख रहा था। तो ये जो चैप्टर है मेरे लाल, ये चैप्टर है फॉरेन पॉलिसी का। एंड स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग इनिशियल ईयर्स में, शुरुआत के अगर हम 30 से 35-40 साल की बात कर ले तो भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही है और स्टार्टिंग, जैसे आज आप भारत की फॉरेन पॉलिसी देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि सरकार ये कर रही है, भारत का एक बहुत अच्छा एक स्टैंड होता है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, हमें ये भी तो समझना है। आज जो तुम चीज देख रहे हो वो तो दिखती सी बात है, लेकिन इसकी नींव कहां से रखी गई थी, उस समय क्या क्या चैलेंजेस थे, भारत ने उन चैलेंजेस को कैसे डील किया, भारत की सरकार की क्या अप्रोच रही है, ये तमाम तरीके की चीजें मेरे लाल हम इस चैप्टर में, इस वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको जो सारे डॉट्स हैं वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए होंगे। सो हमारा चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, कि भारत की विदेश नीति, भारत के दूसरे देशों के साथ में कैसे संबंध रहे हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही है। हम ये चीज मेरे लाल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगर अपन भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि 1947 में, मैं हमेशा बताता हूं कि आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना होगा और उस टाइम पीरियड में हमें यह देखना होगा कि उस टाइम पीरियड में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, उस समय पे वर्ल्ड कैसा था। भारत अपनी इच्छा अनुसार तो अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करेगा ही करेगा, लेकिन हमें यह भी तो देखना होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे, उस समय पूरे विश्व में क्या चल रहा था, क्योंकि भारत को जो विश्व में चल रहा होगा मेरे लाल, उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को मोल्ड करना होगा, उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना होगा। तो हमें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जरा ध्यान से समझना होगा। ठीक है भाई साहब, जरा देखते हैं। India was born as an independent nation state in a very trying and challenging international context. The world has witnessed a devastating war and grappling with the issue of reconstruction. Yet another attempt to establish an international body was underway. The British government left behind the legacy of many international disputes. Partition created its own pressure and the task of poverty alleviation was already waiting for fulfillment. This was the overall context in which India started participating in the world affair as an independent nation state.
अब यहां पे बताया गया कि भारत को आज़ादी तो मिली और उस आज़ादी के लिए बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए, लेकिन जिस समय भारत को आज़ादी मिली बड़ा ही चैलेंजिंग माहौल था वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उस समय हम देख रहे थे कि रिसेंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है तो दिखती सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरे वर्ल्ड में क्या है मेरे लाल, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं उस वॉर को लेके। जो भी इकोनॉमिक रिपरकेशन है, जो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन है वर्ल्ड में, वो तमाम तरीके की चीजें चल रही है। अब यहां पे तुमको कनेक्ट करना है कौन सा, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का। जब मैं तुम्हें यूरोपियन यूनियन बता रहा था तब अपन ने क्या पढ़ा था कि यूरोप की जो पूरी इकोनॉमी वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर के बाद में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूरोप की इकोनॉमी में काफी स्लो डाउन आया था। तो तुम्हें यह समझना होगा कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से स्लो डाउन का माहौल है। वॉर खत्म हुआ है, वॉर खत्म हुआ है तो भी एक मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ में वर्ल्ड लेवल पे एक अनादर इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशंस के बनने की बात चल रही है, या यूनाइटेड नेशंस बन के काम करना स्टार्ट हुआ है। तो मन में सवाल है, ये यूनाइटेड नेशंस काम कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा? लीग ऑफ नेशन भी तो बनाया था, कहां काम कर पाया? तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, एक इंटरनेशनल बॉडी बनने की बात चल रही है या इंटरनेशनल बॉडी बन गई है। इसके बाद में अंग्रेज भी हमें बेटा बहुत सारी समस्याओं में छोड़ के गए थे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज छोड़ के गए तो दिखती सी बात है, गरीबी थी, पॉवर्टी में छोड़ के गए, लेकिन इसके साथ में वो लोग हमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में भी छोड़ के गए, जैसे कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स। बहुत सारी जगह पे हम भले ही बोले कि अंग्रेजों ने हमारी बाउंड्री क्लियर करी, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं करी। वो भी कुछ मुद्दे को, जो भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, वो भी कुछ मुद्दे को ऐसे ही छोड़ के चले गए कि ये निपटते रहेंगे, उनको था ये लड़ते रहेंगे। तो अंग्रेजों ने भी क्या सोचा कि अगर पूरे मामले निपटा देंगे तो बाद में क्या होगा, कुछ मामले छोड़ देते हैं ताकि जीवन भर हमारे पास में आया करेंगे। दिमाग तुम उनका भी समझना। ये तमाम तरीके का उस समय मेरे लाल पूरा का पूरा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था, जिस समय भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए तैयार था। तो कुछ इस तरीके से पूरा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का माहौल था। कोल्ड वॉर आप नहीं भूल सकते हो, क्योंकि 1947 में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई है, यूनाइटेड नेशन जस्ट एस्टैब्लिश हुआ है। अंग्रेज हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे छोड़ के चले गए, पार्टीशन, गरीबी, ये सारे मुद्दे छोड़ के गए हैं। इस सिनेरियो में भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रहा है मेरे लाल, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को वर्ल्ड के सामने लेके जा रहा है। ठीक है, एज अ नेशन born in the backdrop of World War, India decided to conduct its foreign relation with aim to respect the sovereignty of all other nations and achieve security through the maintenance of peace. This aim finds an echo in the directive principle of the state policy. ठीक है, जैसे कि हमने देखा एज ए नेशन बॉर्न आफ्टर वर्ल्ड वॉर, हमने जब वर्ल्ड वॉर देखा और वर्ल्ड वॉर के बाद में भारत का हम एक तरीके से देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, उसके भारत को आज़ादी मिली। तो भारत एक चीज़ बड़ी क्लियर था भैया कि सब लोगों को पता है अपनी सोवरेनिटी से, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से बड़ा प्यार होता है। हर देश को अपनी टेरिटरी से, हर देश को अपनी सोवरेनिटी से, अपनी वो आज़ादी से, अपनी वो फ्रीडम से, अपनी वो रिकॉग्निशन से बड़ा प्यार होता है। तो भारत ने ये तय किया था कि जितने भी देश हैं ना, हम जितने भी देश हैं, भारत उन सब की सोवरेनिटी को, उन सब की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बढ़िया से रिस्पेक्ट करेगा, बढ़िया से रिस्पेक्ट करेगा। और भारत कोशिश करेगा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम पीस और कॉपरेशन स्टैब्लिश करें। ये अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है प्रमोशन ऑफ पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। उसमें मतलब पीस और इंटरनेशनल कॉपरेशन की हमने बात की है मेरे लाल। आप मुझे बताओगे कि डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो। वन शॉट देखते देखते तो तुम भूल जाओगे, अभी कमेंट करो, रोक के बताओ डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल पीस की बात करता है। यही चीज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है कि भारत क्लियर था कि हम वर्ल्ड लेवल पे पीस और कॉपरेशन चाहते हैं। जस्ट एज बोथ internal and external factor guide the behavior of an individual or a family, or both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation. अब यहां पे मेरे लाल बात हुई है कि कभी भी आप किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को देखोगे ना, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल माहौल दोनों इंपैक्ट करता है।
इसको एक कहानी से समझते हैं। अपन क्या बोलते हैं, एक बच्चे को देखते तो बोलते हैं कि उसका घर का माहौल बहुत इंपैक्ट करता है, कि घर में वो क्या देख रहा है वैसे ही क्या होगा, वैसे ही वो आउटर वर्ल्ड में, वैसे ही वो स्कूल में, वैसे ही वो रिश्तेदारों से इंटरैक्ट करेगा। तो डोमेस्टिकली चीजें क्या हो रही है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे इंपैक्ट करती है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही है वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आती है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आती है। जैसे कि एक बच्चा घर पे जो माहौल देख रहा है, एक बच्चा घर पे जैसी चीजें देख रहा है, वो क्या होगा मेरे लाल, वो जब वो बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करेगा, जब वो स्कूल में इंटरैक्ट करेगा तो वो दिखेगा। वैसे ही वो स्कूल में जो सीखेगा, स्कूल में जो करेगा, वैसे ही उसका बिहेवियर बनते चले जाएगा। समझ रहे हो? तो कभी भी अगर आप किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को समझना है तो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल मेरे लाल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम करती है, कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम डोमेस्टिकली भी कैसी सरकार है, डोमेस्टिकली सरकार की क्या आइडियोलॉजी है, डोमेस्टिकली चीजें क्या चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट करेगी, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है कि अमेरिका अगर हम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएगा, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, तो दिखती सी बात है कि हम चाइना से रिश्ते अच्छे कर लेंगे, या हम लोग रशिया से रिश्ते बहुत अच्छे कर लेंगे। तो ये क्या हो गया मेरे लाल, ये हो गया कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है। समझो, द डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू effectively advocate their concern in international system, so they pursue more modest goal than the advanced state. हम लोग देख रहे हैं मेरे लाल कि डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, उसके पास में, उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कहने की बात आती थी ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज कुछ ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। वो बड़े मॉडेस्ट गोल मतलब बड़े शांति प्रिय गोल, जो छोटे छोटे गोल्स हैं बस वो उन्हीं को फुलफिल करना चाहती थी। जैसे कि तुम ऐसा समझो कि इंटरनेशनल लेवल पे मेरे लाल कोई डिबेट बहस चल रही है, तो हो सकता है 1947 में इंडिया इतना ना बोले, लेकिन उस समय अमेरिका ओ या यो नो दिस इज रॉन्ग या, ठीक है, वो भले ही वहां पे चिल्लाएगा। लेकिन जो उस समय जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, वो बड़े ही अपने गोल्स, अपने मॉडेस्ट गोल, अपने जो छोटे छोटे गोल्स, अपने जो काम के जो प्रायोरिटी वाले गोल है, अपन उस समय उन पर ध्यान दे रहे थे। आज की स्थिति बदल गई है, अभी अपन बात उस समय की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई। इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मेनी डेवलपिंग नेशन चूज टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस ऑफ अ पावरफुल कंट्री हु वर गिविंग देम एड और क्रेडिट। हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिन भी देशों को आजादी मिली है, वो लोग क्या कर रहे थे, वो किसी न किसी देश के क्या कर रहे थे, वो किसी न किसी देश से पैसा लेने के चक्कर में क्या कर रहे थे, पैसा लेने के चक्कर में उनके हाथ पैर दबा रहे थे। तो जैसे कि तुम समझो कि पाकिस्तान क्या कर रहा था, अमेरिका से क्या कर रहा था, दे दो भैया कुछ तो दे दो, मेरे को भीख में कुछ भी दे दो ना भैया, भीख में कुछ भी दे दो, हम तुम्हारी बात मानेंगे ना। तो हम क्या देख रहे थे मेरे लाल, हम ये देख रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि जिनको क्या आज़ादी मिली थी, जो कि पावरफुल नेशंस की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे थे। पाकिस्तान को अमेरिका से दिख रहा था पैसे मिलेंगे, तो पाकिस्तान जय अमेरिका जय अमेरिका जय अमेरिका जय अमेरिका, पाकिस्तान ये करेगा, पैसा जो मिल रहा है। तो उस समय इंटरनेशनल लेवल पे हम ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे देश क्या थे, बहुत सारे देश मेरे लाल ऐसे थे जो कि खुद की फॉरेन पॉलिसी खुद अपने दिमाग से नहीं चला रहे थे। वो लोग कैसे चला रहे थे, वो लोग चला रहे थे पावरफुल नेशंस के पैसे, क्रेडिट उनके हिसाब से चला रहे थे। वो पैसा दे रहा है, उसकी जय बोलो, ठीक है। लेकिन ये केस इंडिया के साथ नहीं है, मैं आपको पूरा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि उस समय पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या माहौल था, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। There was also experiment called non-aligned movement in which India had played an important role. However, the end of Cold War has changed the context of international relations entirely. But when India achieved its freedom and started framing its foreign policy, the Cold War was just a beginning and world was getting divided into these two camps. एक और इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कोल्ड वॉर के दौरान मेरे लाल तुम देखते हो कि वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था, दो ब्लॉक में बटा हुआ था। एक खेमा था अमेरिका और कैपिटलिज्म, ठीक है, दूसरा खेमा था यूएसएसआर और सोशलिज्म वाला।
इन दो ब्लॉक में जब वर्ल्ड बटा हुआ था तो भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ में आया था कि हम दोनों ब्लॉक के साथ में नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो भारत ने थर्ड अल्टरनेटिव दिया था, तो भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ में चला। हालांकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोल्ड वॉर तक बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रहा, लेकिन आफ्टर द कोल्ड वॉर हम लोग देखते हैं कि उसका उतना रिलेवेंस नहीं रहा है अभी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो भारत को उस समय जो सही लग रहा था भारत वो काम कर रहा था। हम एटलीस्ट किसी से पैसे लेने के चक्कर में ऐसे बिक नहीं रहे थे उस समय। क्लियर है? ठीक है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट क्या है जरा अपन इसे समझते हैं। तुम्हें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया? क्या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि जिस समय भारत को आजादी मिली, एक क्विक रिकैप करते हैं। जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था, यूनाइटेड नेशन जस्ट बना था, कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। उस समय हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लो डाउन था और इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब थी। उसके बाद में हम ये देखते कि अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो बहुत सारे मुद्दे भारत के लिए छोड़ के चले गए थे। ये इस समय का इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था। भारत चाहता तो भारत भी किसी कंट्री से पैसे लेने के चक्कर में कहीं भी बिक जाता, लेकिन जैसे कि हम दूसरे देश देख रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका के उसमें चले गया, बहुत सारे जो देश थे वो यूएसएसआर के उसमें चले गए, लेकिन भारत एक अपना अल्टरनेटिव लेके आता है जो कि है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम दोनों ब्लॉक को क्या करेंगे, हम दोनों ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपना डेवलपमेंट अपने हिसाब से करेंगे और हम दोनों ब्लॉक की बराबर तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा क्या था मेरे लाल? ये पूरा का पूरा उस समय का इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जरा अपन डिटेल में पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसको जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पॉलिसी है क्या, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस. It was a part of worldwide struggle against the colonialism and imperialism. It influenced the liberation movement of many Asian and African countries. ठीक है, हम देखते भैया कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। आइसोलेटेड मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो हो रहा था वो कोई ऐसा नहीं कि वो दूसरे लोगों को नहीं पता है, सबको पता है। हमारे नेता लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, सबको पता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो आज़ादी को लेकर आंदोलन था वो भारत के लिए तो था ही था, लेकिन हम जानते हैं कि उस समय एशिया और अफ्रीका की लगभग सभी कंट्रीज गुलाम थी। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट उनको इंस्पायर कर रहा था। कहीं ना कहीं अफ्रीका की कंट्री और एशिया की दूसरी कंट्रीज भी आज़ादी चाह रही थी। तो ये सारे लीडर आपस में बातचीत कर रहे थे कि अच्छा तुम्हारा मकसद भी आज़ादी है, मेरा मकसद भी आज़ादी है। मकसद नहीं बोलना है, तुम्हारा मकसद आज़ादी, मेरा मकसद आज़ादी, आओ बातचीत करें। हमारे यहाँ पे ऐसा मूवमेंट चल रहा है, तुम्हारे यहाँ पे कैसा मूवमेंट चलेगा, किसी और के यहाँ पे कैसा मूवमेंट चलेगा। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है मेरे लाल, वो कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था, वो कोई भी आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। उस समय हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड में हर जगह क्या हो रहा था, वर्ल्ड में हर जगह आजादी को लेके क्या था, आजादी को लेके आंदोलन चल रहे थे। ठीक है। Prior to India's independence, there were contacts between the nationalist leader of India and those other colony united as they were in common struggle against colonialism and imperialism. The creation of Indian National Army by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of linkages established between the India and overseas Indians during the freedom struggle. ठीक है। और उस समय वही बताया गया कि ऐसा नहीं है कि उस समय ऐसा नहीं है कि भारत के लीडर दूसरे लोगों से रिश्ते नहीं रखते रहते उस समय, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज़ का, जब बीमारी एक है कि अंग्रेजों को कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, ये जो अंग्रेजों ने हमें जो गुलाम बनाया है इसी को कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म कहा है, कि इनको जरा भगाएं, इनको अपन क्या करें, इनको जरा अपन भगाएं। जो यूरोपियन पावर्स ने हमें गुलाम बनाया है, अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग यूरोपियन पावर ने गुलाम बनाया, उनको अपन क्या करें मेरे लाल, उनको अपन भगाएं। तो इसके चलते हमारी आपस में बातचीत चल रही थी, हम दूसरे लीडर से बातचीत कर रहे थे कि तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसका क्लियर एग्जाम्पल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बना लेना इंडियन नेशनल आर्मी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल आर्मी बनाना एक एग्जाम्पल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो विश्व में जहाँ जहाँ इंडियंस रह रहे थे ना, वो इनके कॉन्टैक्ट्स में थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम जब गुलाम थे तब भी हम उन देशों के लीडर से क्या कर रहे थे, तब भी हम उन देशों के लीडर से कनेक्ट कर रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, भारत गुलाम है,
भारत के जो लीडर्स हैं वो अफ्रीका में जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उनसे क्या कर रहे हैं, उनके लीडर से बात कर रहे हैं। तो जब भारत को आज़ादी मिली तो इन्हीं लीडर्स को पॉलिटिकल लीडरशिप मिली ना, जब उन लोगों को आज़ादी मिली तो उन्हीं लीडर्स को पॉलिटिकल लीडरशिप मिली। तो हम आज़ादी के पहले ही हमने बहुत अच्छे रिश्ते बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ये समझाना चाह रहा हूँ। आज़ादी के पहले ही भारत ने बहुत अच्छे रिश्ते बनाना स्टार्ट कर दिए थे मेरे लाल। ठीक है। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन reflects the interplay of domestic and external factor. Therefore, the noble ideas that inspire India's struggle for freedom influence its foreign policy. Thus, और वही वाली बात है जो बताया गया कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एंगल दोनों का इंटरप्ले होता है। अगर आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी देखना हो तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इन दोनों का मिलकर कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो इसीलिए जो हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहे हैं, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, पीस, कॉपरेशन, ये तमाम तरीके की चीजें पता है, ये हमने इंटरनेशनल मूवमेंट में ये हमने नेशनल, भारत के नेशनल मूवमेंट में ये सारी चीज़ों की बात करिए, तो वही कहीं ना कहीं भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी बात करिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे लाल, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे आज़ादी के समय, जो नेशनल मूवमेंट के समय जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, वहीं आगे जाके क्या हुआ है, वहीं आगे जाके हमने उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या किया, फॉरेन पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है। The same period also witnessed the development like establishment of the creation of UN, the creation of nuclear weapon, the emergence of communist China, and the beginning of decolonization. So India's leadership has to pursue its national interest within the prevailing international context. और उसी समय पे हम लोग देखते कि यूएन बन रहा है, यूएन बनने के साथ साथ में उसी समय न्यूक्लियर वेपन्स का एकदम आप समझ लो कि न्यूक्लियर वेपन्स का एक्विजिशन, न्यूक्लियर टेस्ट होना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। उस समय चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का आना, तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, भारत की फॉरेन पॉलिसी इसी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ में भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई। और जब भी कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है मेरे लाल, तो वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करता है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि भारत पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा। मैं इस पूरे वर्ल्ड में धर्म पुण्य का काम करने नहीं आया हूं, लेकिन पहले अपना इंटरेस्ट देखना है, पहले अपना। वही है ना कि अगर कॉलोनी में आग लगी है, कॉलोनी में आग लगी मेरे हाल, तो बिल्कुल तुम सोचोगे कि आग बुझ जाए, लेकिन सबसे पहले तुम देखोगे मेरा घर तो नहीं जल रहा है ना। तुम्हारी आंख सबसे पहले तुम्हारे घर को दौड़ेगी। तुमको बुरा लग रहा है, तुम्हें पूरी कॉलोनी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन जो तुम्हारी आंख है वो तुम्हारे घर के लिए दौड़ेगी कि एक बार मेरा घर तो देखें, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया ना। तो वही नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कि पहले हमेशा फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है कि भारत अपना इंटरेस्ट देखेगा और उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करेगा। वैसे ही हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है। ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा कहा जाता है मेरे लाल कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी इन द इंटरनेशनल रिलेशन। समय समय के अनुसार क्या होता है, समय समय के अनुसार हम अपने फ्रेंड और एनिमी दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है। नेहरूज रोल, अब क्योंकि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट फॉरेन एंड अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं। और इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को फ्रॉम 1946 टू 1964 फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में क्या किया है, फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में बड़ी ही मदद की, बड़े ही उन्होंने क्या किया, बड़ा ही उन्होंने, उनका एक एग्जिस्टिंग रोल रहा है। ठीक है। आज़ादी के पहले ही, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आज़ादी के पहले ही नेहरू कहीं ना कहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है। तो क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी शेप करने में। इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है। The three major objective of Nehru's policy were to preserve. उस समय जो 3 हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड में हाईलाइट किया है। उस समय जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के मेरे लाल 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि उस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी के 3 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है। वो 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्रिजर्व द हार्ड एंड सोवरेनिटी, to protect the territorial integrity, and to promote rapid economic development. Nehru wished to achieve these objectives through the strategy of non-alignment.
ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें जो सोवरेनिटी मिली है, हार्ड एंड सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब कि भारत की सरकार अपने डिसीजन खुद ले सकती है। भारत की सरकार किसी की गुलाम नहीं है, भारत की सरकार अपने डिसीजन खुद ले सकती है, भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वो किसी के गुलाम नहीं है। ये हो गया सोवरेनिटी, कि जो हमें हार्ड एंड सोवरेनिटी मिली है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, हम इसे जाने नहीं दे सकते। दूसरा, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारी जो बाउंड्रीज है, हमारी जो सारी चीजें, हमें इसको रिस्पेक्ट करना है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। और तीसरा कि हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरे लाल तुम भी जानते हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा है तो पूरा वर्ल्ड तुम पे सलामी ठोकेगा, पैसा नहीं है तो कोई भी सलामी नहीं ठोकेगा। और यही संसार का भी नियम है, तुम जानते हो, पैसा है भली गलत काम कर रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार को भी देखोगे, वाह पैसा है, भली पीछे से वो लोग गलत काम करता है, लेकिन एक समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें, ये तीन जो चीज थी कि हमें सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये लग रहा था कि तीनों ऑब्जेक्टिव हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के थ्रू कैसे अचीव करेंगे भैया, कि एक तो हम, अगर हम मान लो किसी एक ब्लॉक में चले जाते, मान लो अगर हम किसी एक ब्लॉक में चले जाते, मान लो हम यूएसए के साथ में चले जाते, तो क्या होता, हमें सब कुछ यूएसए के हिसाब से करना पड़ता। तो कहने को तो हम कह देते कि भारत आजाद है, लेकिन भारत को बिहाइंड द सीन चला कौन रहा, बिहाइंड द सीन चलाएगा कौन, अमेरिका। जैसे कि पाकिस्तान को अमेरिका चला रहा था, ऐसा करना है तो पाकिस्तान कर लेंगे, तुमने पैसा तो दिया है, हमें अपनी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना है ना। तो नॉन अलाइनमेंट यहां पे काम में आएगा कि हम दोनों खेमे में नहीं जा रहे, हम हमारे डिसीजन खुद लेंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वही वाली बात है, हमें अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम हमारी रिस्पेक्ट करो, हम किसी भी खेमे में नहीं है भैया, हम पीस चाहते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि हम दोनों ब्लॉक से, हम कैपिटलिज्म से भी फायदा चाह रहे हैं, हम सोशलिज्म से भी फायदा चाह रहे हैं। अगर हम किसी एक उसमें चले जाएंगे ना, तो सोशलिज्म के अपने नुकसान है, कैपिटलिज्म के अपने नुकसान है। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब है, जितना फायदा उनसे मिले उतना ले लो, जितना फायदा इनसे मिले उतना इनसे ले लो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि तीन ऑब्जेक्टिव जो है मेरे लाल, ये तीन ऑब्जेक्टिव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू क्या हो सकता है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत क्या होगा, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत क्या होगा मेरे लाल, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत हम इन्हें अचीव कर सकते हैं। ठीक। Some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow up a pro-US foreign policy. These included the Bharatiya Janata, the Swatantrata Party, but Nehru posed considerable leeway in formulating foreign policy. हम लोग देखते हैं मेरे लाल, उस समय जो और पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो कि हमने पढ़ा भी है कि भारतीय जनसंघ थी, स्वतंत्रता पार्टी थी, ये कम्युनिज्म या ये जो सोशलिज्म जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, इसके अगेंस्ट थे। उनको लग रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रो अमेरिका होनी चाहिए, प्रो यूएस होनी चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से क्या किया है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी मेरे लाल अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करी, उन्होंने किसी का इतना नहीं सोचा। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप, अगेन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लिंक करके चलो, टू कैंप, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स मतलब कि हम यूएसए से भी डिस्टेंस रख रहे हैं और यूएसएसआर से भी डिस्टेंस रख रहे हैं। तुम वन हैंड डिस्टेंस रखते हो कि नहीं रखते हो, स्कूल में रखते हो ना, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां से भी डिस्टेंस रख रहे हैं और यहां से भी डिस्टेंस रख रहे हैं। ठीक है। ठीक। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया vigorously pursued the dream of peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tension and by contributing human resource to UN peacekeeping operation. भारत, जैसा कि मैंने बताया, भारत पीस चाहता था और भारत को लगता था कि पीस आ सकता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत। भारत को ऐसा लगता था कि ये जो तुम्हारी लड़ाई है यूएसए और यूएसएसआर की वजह से, इसमें डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कितनी इंस्टेबिलिटी आ गई, न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भारत को लगता था कि हम जो पीस की पॉलिसी लेके आना चाहते हैं वो नॉन अलाइनमेंट के थ्रू, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू जस्टिफाई हो सकता है। ठीक है। भारत ने उस समय बहुत ज़्यादा कॉपरेट भी किया पूरे वर्ल्ड में पीस को लेके। यूनाइटेड नेशंस में हमने अपने लोग भेजे पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। जब यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग ऑपरेशन करता है तो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज दिए। तो भारत ने उस समय से इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया मेरे लाल, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और कॉपरेशन के लिए क्या किया, पीस और कॉपरेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है। This was a difficult balancing act and sometimes the balance did not appear perfect.
In 1956, when Britain attacked the Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against neo-colonial invasion. ठीक है भैया, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भारत ने दोनों ग्रुप से डिस्टेंस रखे। तो अब यहां पे सवाल है कि क्या सर भारत ने दोनों ग्रुप से बराबर का डिस्टेंस रखा? नहीं, एक से ज्यादा डिस्टेंस रखा, एक को करीब में रखा। ठीक है, तो वही वाली बात है कि भारत एक परफेक्ट बैलेंस नहीं बनाया, भारत ने एक परफेक्ट बैलेंस नहीं बनाया, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इंसान बोलता है आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी इंसान पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं होता बेटा। वो बिल्कुल, मैं मान रहा हूं 55%, मतलब ऐसा होगा कि 55% बीजेपी 45% कांग्रेस, या 60% बीजेपी 40% कांग्रेस। एकदम पूरा अंधभक्त नहीं होगा, ना ही बीजेपी का ना ही कांग्रेस का, लेकिन कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है। तो सेम भारत ने भी नॉन अलाइनमेंट के थ्रू हम पूरे न्यूट्रल नहीं थे, हम कहीं ना कहीं किसी एक कंट्री के टुवर्ड्स टिल्टेड थे, हम कहीं ना कहीं किसी एक कंट्री के टुवर्ड्स टिल्टेड थे। और वही यहां पे बताया कि भारत ने कोई परफेक्ट बैलेंस नहीं बनाया। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, जैसे कि जब ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने स्विस कैनाल का मुद्दा उठाया, और स्विस कैनाल जब ब्रिटेन को चाहिए था तो भारत ने क्या किया, भारत ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि ये तो नियो कॉलोनियल इन्वेजन है, कि ये तो वही वाली बात आ गई कि तुमने आज़ादी दे दी, ब्रिटेन ने आज़ादी दे दी, लेकिन आज़ादी देने के बाद हमको ये नहीं देना, ये हम ही रखेंगे। ये तो गलत हो गया ना। अब स्विस कैनाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? क्योंकि यहां से अगर तुम देखोगे, ये रहा स्विस कैनाल, तो यहां से देखो डिस्टेंस कितना कम हो रहा है, डिस्टेंस कितना कम हो रहा है, यहां 11,600 किलोमीटर लग रहे हैं, और अगर ऐसे घूम के जाएंगे तो 19,800 किलोमीटर लग रहे हैं। तो ये स्विस कैनाल जो है, ये स्विस कैनाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकल लोकेशन, बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। यहां पे वर्ल्ड का बहुत बड़ा ट्रेड होता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है मेरे लाल, डिस्टेंस बच जाता है। तो जब ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक किया ये स्विस कैनाल के ऊपर, तो भारत ने इसके खिलाफ क्या किया, भारत ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, भारत ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो कहीं ना कहीं भारत ने, जो ब्रिटेन था वो अमेरिका के ग्रुप का था, तो भारत ने क्या किया, भारत ने इस ग्रुप के प्रति क्या किया, इस ग्रुप के प्रति बोला कि नहीं भैया तुम गलत कर रहे हो, नहीं भैया तुम गलत कर रहे हो। लेकिन वहीं सेम but in the same year when USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. Despite such a situation, by and large India did take an independent state on various international issues and could get aid and assistance from member of both the blocs. ठीक है भैया। और उस समय हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, उस समय हम लोग ये देखते हैं कि वही सेम ईयर में जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड किया, मेरे लाल, तो भारत ने उसका पब्लिक कंडेमिनेशन, मतलब भारत ने पब्लिकली यूएसएसआर की बुराई नहीं करी। एक जगह ब्रिटेन की बुराई करी क्योंकि वो मुद्दा गलत है, तो यहां यूएसएसआर ने भी तो हंगरी पे इन्वेड किया, तो ये भी गलत हुआ, लेकिन भारत ने पब्लिक कंडेमिनेशन नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भारत ने परफेक्ट बैलेंस नहीं बनाया। ऑल्दो हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम टिल्टेड थे यूएसएसआर के प्रति। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, और इसको तुम लिंक करो अपने 5 ईयर प्लान्स के तहत, लिंक करो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के तहत, प्लानिंग कमीशन को लिंक करो कि वो यूएसएसआर का था। हमारे प्लान्स को देखोगे तो हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल, हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा क्या थी, सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। ठीक है। While India was trying to convince the other developing country about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. The US was not happy about India's independent initiative and the policy of non-alignment. Therefore, there was a considerable unease in Indo-US relation during 1950s. The US also resented India's growing partnership with the Soviet Union. वही वाली बात है कि इंडिया उस समय सबको प्रचार कर रहा था। उस समय इंडिया क्या कर रहा था, उस समय इंडिया प्रचार कर रहा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। सभी जिन देशों को आज़ादी मिली, तो भारत बोल रहा था कि अपन ना ही कैपिटलिज्म की तरफ जाते, ना ही सोशलिज्म की तरफ या कम्युनिज्म की तरफ जाते हैं, अपन नॉन अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन उसी समय हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान यूएसए के साथ में ज्वाइन कर लेता है। यूएसए का जो मिलिट्री अलायंस था, यूएसए के साथ में यूएसए के खेमे में जा चुका होता है, और यूएसए बड़ा नाराज रहता है कि जो इंडिया है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्यों लेके आ रहा है, वो हमारे साथ में क्यों नहीं आ रहा। और इसी के चलते हम लोग देखते कि इनिशियल ईयर्स में जब भारत को आज़ादी मिली और जब तक कोल्ड वॉर चलता है 1991 तक, भारत और अमेरिका के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे मेरे लाल। उस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं थे, और अमेरिका को जो हमारे सोवियत यूनियन से जो रिश्ते अच्छे हो रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं खटक रहे थे। और पाकिस्तान को तो यूएसए के साथ में जाना ही था।
क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। पाकिस्तान को तो जाना ही था अमेरिका के साथ, पैसा जो मिल रहा है। ठीक है, अब बारी आती है एफ्रो एशियन यूनिटी, अफ्रीका एशिया यूनिटी। ठीक है भाई साहब, ये भी कहीं ना कहीं मेरे लाल क्या है, ये भी कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लिंक है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में था कौन, यही तो देश थे जिनको की बाद में आज़ादी मिली, यही तो देश थे बेटा जिनको की आज़ादी मिली। तो भारत कहीं ना कहीं अफ्रीका और एशिया की यूनिटी की बात करता था। ऐसा लगता था कि भारत एटलीस्ट एशिया और अफ्रीका का लीडर बन सकता है ना। फिलहाल के लिए अभी जिस स्थिति में हम यहाँ के तो लीडर बन ही सकते हैं, तो भारत वो लीडरशिप की कोशिश हमेशा भारत ने की है। ठीक है, yet given its size, location and potential, Nehru invested a major role for India in world affair and especially in the Asian affair. His era was marked by the establishment of contacts between the India and newly independent states in Asia and Africa. वही वाली बात है कि इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया का जो साइज है, इंडिया की जो पावर है, तो एटलीस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि हम अफ्रीका और एशियन अफेयर में तो हम एक बहुत लीडिंग रोल प्ले करें। और हम लोग देखते हैं कि उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, तब हमारे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट से एशियन कंट्रीज के साथ में, और भी जो कंट्रीज थी मेरे लाल, और अफ्रीका की और जो कंट्रीज थी मेरे लाल, उनके साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, थ्रू आउट द 1940s एंड 1950 नेहरू हैव बीन एथरेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी। थ्रू आउट हिज लीडरशिप Under his leadership, India convened the Asian Relation Conference in March 1947, 5 months ahead of attaining its independence. हम लोग देखते हैं थ्रू आउट 1940s और 1950s पंडित जवाहरलाल नेहरू एशिया यूनिटी की बात करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो अमेरिका, यूएसएसआर, इनकी कोई ताप ही नहीं है कि हमारा कोई बिगाड़ दे। तो वो हमेशा क्या बात करते हैं, वो हमेशा एशियन यूनिटी की बात करते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है कि हम आज़ादी के, हमने 6 महीने पहले, आज़ादी के 3-4 महीने पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस रख दी मार्च 1947 में। 5 महीने पहले, आज़ादी मिली अगस्त 1947 में, लेकिन मार्च 1947 में इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस रखी, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। और इसका मकसद यही था कि अपने को तो आज़ादी मिलने वाली है, तुमको भी आज़ादी मिलेगी, क्यों ना हम मिलके साथ में मिलके रहें। तो ये जो कॉन्फ्रेंस, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया था, ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रही थी कि हम एशिया की यूनिटी चाहते हैं, और हम वर्ल्ड में भी एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हम एशिया के लीडर तो बनना चाहते हैं, हम एशिया के लीडर तो बनना चाहते हैं। India made earnest effort for early realization of freedom of Indonesia from Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support the freedom struggle. India was a staunch supporter of decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. भारत ने बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए। ऐसा नहीं है, लीडरशिप के साथ में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको लोगों का साथ देना पड़ता है। अगर भारत चाह रहा है कि हम एशिया और अफ्रीका के लीडर बने, तो भारत ने इनके लिए एफर्ट्स भी लगाए। जैसे कि इंडोनेशिया को भारत ने जल्दी आज़ादी दिलवाई, भारत ने कॉन्फ्रेंस रखी, भारत ने इंडोनेशिया को सपोर्ट किया कि ये जो डच का जो कॉलोनियल रूल है, भैया तुम जाओ। ये हो सकता है कुछ समय बाद जाते, लेकिन भारत ने अर्ली क्या किया, भारत ने अर्ली इंडिपेंडेंस दिखाई। ठीक है मेरे लाल, उसके बाद में भारत ने सपोर्ट किया जो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो चल रहा था ना, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, इस मूवमेंट के अगेंस्ट के ब्लैक व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो साउथ अफ्रीका में। यहां पर भी क्या क्या है, यहां पर भी भारत ने सपोर्ट किया है मेरे लाल। ठीक है, द अफ्रीको-एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया सिटी ऑफ बांडुंग इन 1955, commonly known as the Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with newly independent country of Asian and African nation. The Bandung Conference later led to the establishment of NAM. The first summit of NAM was held in Belgrade in September 1961. Nehru was co-founder of NAM. हम लोग देखते हैं कि फिर एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, इंडोनेशिया में बांडुंग है, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। ये कॉन्फ्रेंस अफ्रीका और एशियन कंट्रीज के लिए थी। और यही बांडुंग कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बाद में चल के नींव रखी। इस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं एक आइडिया आया कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम दोनों ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करें। और फिर बाद में नैम का स्टैब्लिशमेंट हुआ। नैम का स्टैब्लिशमेंट होने के बाद में नैम की जो पहली मीटिंग है, नैम की जो पहली कॉन्फ्रेंस है, वो बेलग्रेड में हुई थी। ठीक है, वो वहां पे हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो नैम के एक तरीके से क्या थे, को फाउंडर थे।
तो यहां तक मेरे लाल हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने सबसे पहले इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझा। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद में मैंने तुम्हें पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट बताई, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स बताया मैंने, फिर उसके बाद में मैंने तुम्हें अफ्रीका और एशिया की यूनिटी के बारे में बताया। अब तक हम इतने टॉपिक क्या है, अब तक हम इतने टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो तुम्हारे मन में एक बेस बन चुका है कि भारत अपने आप को कैसे देख रहा था और आजाद भारत अपने आप से, आजाद भारत पूरे वर्ल्ड में कैसे इंटरैक्ट कर रहा था। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। मूविंग टूवर्ड्स अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। सो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, Free India began its relation with China on very friendly note. After Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. Nehru felt strongly for this neighbor that was coming out of the shadow of Western domination and helped the new government in international forum. Some of his colleagues, like Vallabhbhai Patel, were worried about the possible Chinese aggression in future. ठीक है भाई, जैसे कि पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हमारे चाइना के साथ में रिश्ते बड़े अच्छे थे शुरुआती तौर पे। पाकिस्तान में आज़ादी के तुरंत बाद अपने रिश्ते बिगड़ चुके थे, लेकिन चाइना के साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। जब चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में, तो भारत पहली कंट्री था जिसने कि चाइना को रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनल लेवल पे कि चाइना एक आज़ाद देश है, हम चाइना की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि चाइना भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न डोमिनेशन का शिकार रहा है, इन यूरोपियन पावर, कॉलोनियल पावर्स और वेस्टर्न डोमिनेशन का शिकार रहा है। तो नेहरू को एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो सॉफ्ट कॉर्नर जगा हुआ था भाई। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगता था कि चाइना कभी ना कभी क्या होगा, फ्यूचर में अग्रेशन दिखाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले ही आगाह किया था कि चाइना से क्या है, चाइना से जरा बच के रहना। लेकिन नेहरू ने सोचा कि ये एक्सट्रीमली अनलाइकली है कि चाइना हम पे अटैक करेगा। एक्सट्रीमली अनलाइकली मतलब एक्सीडिंगली अनलाइकली, मतलब कि उनको ऐसा लगा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है कि चाइना हम पर अटैक करे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी बहुत लंबे समय तक भारत और चाइना की बाउंड्री पर पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, मतलब आर्मी नहीं थी भारत की, जो अपनी आर्मी है वो नहीं थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा क्या हो रहा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी जो बॉर्डर है उन बॉर्डर पर वो थी। ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान के उसमें हमारी एकदम आर्मी वहां पर तैनात थी, लेकिन यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू भारत चाइना बॉर्डर पे कुछ चीजें ऐसी चल रही थी, क्योंकि नेहरू को था चाइना तो कभी अटैक करेगा ही नहीं। ठीक है, द जॉइंट इन्यूकेशन ऑफ पंचशील, द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर जोंग इन लाई। ठीक है, अब तुम जोंग इन लाई जो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तुम पढ़ लेना, अस मूवमेंट हो जाएगा। तुम भी ऐसे शब्द में पता है क्या करते हो, तुम भी ऐसे देखते हो क्या मतलब है क्या, तो वो अस मूवमेंट ही है। ठीक है, ऑन 29 अप्रैल 1954 वाज अ स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्री। India and Chinese leader visited each other country and were greeted by large and friendly crowds. हम देखते हैं कि भारत और चाइना पंचशील एग्रीमेंट साइन करते हैं भैया, ईयर 1954 में साइन करते हैं। और ये पंचशील एग्रीमेंट जो रहता है ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप का मैसेज देता है पूरे वर्ल्ड को कि भारत चाइना साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। और इसी के बाद में दोनों लीडर्स एक दूसरे देश में जाते हैं और बहुत अच्छे से क्या करते हैं, बहुत अच्छे से विजिट करते हैं। चाइना के लीडरशिप यहाँ पर आते हैं, मतलब उनके लीडर्स यहाँ पे आते हैं, हमारे वहाँ पे जाते हैं, और जो बड़ा क्राउड है, जो लोग हैं, वो बड़े खुश रहते हैं। अब ये पंचशील एग्रीमेंट क्या है, ये तुम्हारे किताब में नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हें पंचशील एग्रीमेंट जानना जरूरी है। ये स्लाइड तुम्हारे किताब में नहीं है। भारत और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ है। यही पंचशील एग्रीमेंट का चाइना कहता है कि हम इस पंचशील एग्रीमेंट के तहत जो वो वॉर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं चाइना इस पंचशील एग्रीमेंट को बीच में लेके आता है। तो इसलिए तुम्हें यह जानना जरूरी है। पंचशील एग्रीमेंट, पंच 5, मतलब ये जो एग्रीमेंट ये 5 प्रिंसिपल के ऊपर है। ये एग्रीमेंट जो है ये 5 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है बेटा। पंचशील 5 प्रिंसिपल के ऊपर हमारा एग्रीमेंट बेस्ड है। तो जरा ये 5 प्रिंसिपल क्या है जरा अपन इसे समझते हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल कहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। दोनों देश मतलब भारत और चाइना एक दूसरे की सोवरेनिटी और एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तुम भी करोगे हम भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, नॉन अटैकिंग ईच अदर, दोनों कंट्री एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगी। ठीक है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, दोनों कंट्री म्यूचुअली मतलब दोनों साथ में मिलकर एग्री कर रही है
कि चाइना भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, भारत के अंदर कुछ भी हो चाइना को कुछ लेना देना नहीं है, और चाइना के इंटरनल मैटर में कुछ भी हो, चाइना की सरकार अपने लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी करे, भारत को कुछ लेना देना नहीं है। हमने म्यूचुअली एग्री किया है कि हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों के ये दोनों कंट्री एक दूसरे के इंटरनल मैटर में क्या होगा, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट इन रिलेशन, दोनों का जो रिलेशन रहेगा वो इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट, तुम्हारा भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, लिविंग टुगेदर इन हार्मनी, कि दोनों पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 एकदम ऐसे थे कि ये 5 तुमको देख के लग रहा वाव, अगर ऐसा हो जाता तो क्या बात थी, वाव 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 वाली चीज हो जाती। तो ये 5 प्रिंसिपल पर क्या हुआ मेरे लाल, ये 5 प्रिंसिपल पर एग्री किए, ये 5 प्रिंसिपल पे क्या हुआ, ये 5 प्रिंसिपल पर भारत और चाइना ने क्या किया, भारत और चाइना ने एग्री किया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और यहां पे जो पूरा भारत चाइना का जो युद्ध है मेरे लाल, वो पूरा इस प्रिंसिपल पर आके रुकेगा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर, कि एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में क्या होगा, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा तिब्बत का समझते हैं, क्योंकि तिब्बत एक बहुत बड़ा रीजन है भारत चाइना के युद्ध के पीछे का। तो जरा जो तिब्बत, जो तुम्हारे उसमें जो एक पेज है, जो एक बॉक्स में दिया है, तो जरा तुम्हें तिब्बत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां से कहीं ना कहीं जो तुम वॉर है, जो चाइना का जो वॉर हुआ है मेरे लाल, उसको अपन कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, भारत चाइना का जो युद्ध हुआ है। The Plateau of Central Asian region called Tibet is one of the major issues that historically caused tension between India and China. From time to time in history, China has claimed administrative control over Tibet, and from time to time, Tibet was an independent too. हम लोग देखते हैं भैया कि ये जो तिब्बत वाला एरिया है, ये तिब्बत वाला जो एक ये प्लेट्यू है, ठीक है, ये क्या है, प्लेट्यू है। हिमालय के पीछे वाला क्या है, हिमालय के पीछे वाला ये प्लेट्यू है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये जो एरिया है भैया, ये एक तरीके से एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट बना भारत और चाइना के रिश्ते के पीछे। अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो समय समय पे क्या हुआ है, समय समय पे चाइना का यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहा है, मतलब कि समय समय पे हम लोग देखते हैं कि चाइना की सरकार ने तिब्बत पर कंट्रोल किया एडमिनिस्ट्रेटिवली, कि ऐसे लॉज रहेंगे, ऐसी चीजें रहेगी। और समय समय के अनुसार तिब्बत एक इंडिपेंडेंट भी रहा है, कि जिसके चाइना से लेना देना कुछ नहीं है। तिब्बत की अपनी सरकार है, तिब्बत में अपने हिसाब से, यहाँ पे हम बुद्धिज्म देखते तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ के जो रिलीजियस लीडर है वो अपनी सरकार चला रहे हैं, और उनका चाइना से लेना देना कुछ नहीं है। तो ओवर द टाइम हम दोनों चीज देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी, और समय समय पे तिब्बत ने अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम भी करी कि हम चाइना का पार्ट नहीं है। ठीक है, in 1950, China took control over Tibet. Large section of Tibetan population opposed this takeover. India tried to persuade China to recognize Tibet's claim for independence. When the Panchshil Agreement was signed between India and China in 1954, though one of its clauses about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, India conceded China's claim over Tibet. ठीक है भैया, हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1950 में क्या होता है कि चाइना जो है वो तिब्बत पे कंट्रोल पूरा का पूरा जमाने लगता है। अब जब चाइना तिब्बत पे पूरा का पूरा कंट्रोल जमाने लगता है तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या करेगी, यहाँ की पॉपुलेशन क्या करेगी, यहाँ की पॉपुलेशन रेजिस्ट करेगी। जब यहाँ की पॉपुलेशन रेजिस्ट करेगी तो इंडिया ने चाइना को परसुएट करने की कोशिश करी कि तिब्बत की आज़ादी रहने दो ना, तिब्बत की आज़ादी रहने दो। लेकिन अगर हम पंचशील एग्रीमेंट को देखें तो पंचशील एग्रीमेंट क्या कहता है कि हमारा एक क्लॉज कहता है कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब चाइना की टेरिटरी की रिस्पेक्ट हम करेंगे, ये वाला पॉइंट भी इसको ध्यान से देखो कि हम चाइना की टेरिटरी की रिस्पेक्ट हम करेंगे, वो हमारी करेंगे, और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक अपना वो था। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहीं ना कहीं चाइना को परसुएट करने की कोशिश करी। ठीक है, The Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956. 1956 में जब चाइना की लीडरशिप कहाँ आती है, भारत में आती है, तो उसी के साथ में दलाई लामा भी आते हैं। दलाई लामा कौन है भैया, दलाई लामा तिब्बत के रिलीजियस हेड है। एक तरीके से समझ लो कि तुम ये समझ लो कि भारत को कौन चला रहा है, भारत को प्रधानमंत्री चला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री सबसे ऊंची पोजीशन हो गई। तो तिब्बत में उस समय जो सबसे ऊंची वाले जो दलाई लामा थे, वो तिब्बत को एक तरीके से समझ लो कि तिब्बत के वहाँ के वो लीडर थे। रिलीजियस एक तरीके से समझ लो बुद्धिज्म, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज्म है और वहाँ पे दलाई लामा है। दलाई लामा चाइनीज लीडरशिप के साथ में भारत में आते हैं।
ठीक है भैया। वो जब भारत में आते हैं तो ही इन्फॉर्म नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत, बट चाइना इज ऑलरेडी अश्योर्ड इंडिया दैट तिब्बत विल बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी दैट एंजॉय बाय एनी रीजन ऑफ चाइना। और वो जो दलाई लामा रहते हैं वो नेहरू को बताते कि तिब्बत में स्थिति बड़ी खराब है, चाइना हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन चाइनीज लीडरशिप ने भारत को कहते हैं कि भैया तुम बेफिक्र रहो, हम तिब्बत को क्या देंगे, हम तिब्बत को बड़ी ऑटोनॉमी देंगे। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं ना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में पहले ऑटोनॉमी थी कि नहीं थी, जब आर्टिकल 370 था तो यही चाइना की लीडरशिप बोलती है कि हमने बहुत सारे अलग अलग रीजन को ऑटोनॉमी दी है, दूसरे रीजन के कंपैरिजन में हम तिब्बत को ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम तिब्बत को ऑटोनॉमी दे देंगे। मतलब चाइनीज लीडरशिप ये चाहती थी कि तिब्बत ऑफिशियली चाइना का पार्ट रहे, लेकिन चाइना के अंदर रह के हम उसे ऑटोनॉमी दे देंगे, ये चाइना का स्टैंड था। ठीक है। In 1958 there was an armed uprising in Tibet against the China's occupation। 1958 में तिब्बत के लोगों ने हथियार उठा लिए कि ये जो चाइना हमारे ऊपर जो कंट्रोल कर रहा है, तो तिब्बत के लोगों ने क्या किया, तिब्बत के लोगों ने हथियार उठा लिए। दिस वॉज सप्रेस्ड बाय चाइनीज फोर्सेज। अब अगर इन्होंने हथियार उठा लिए तो चाइना की फोर्सेज ऐसा तो नहीं है कि देखेगी, चाइना की फोर्सेज ने भी इनको क्या किया, धक 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 मारा और सप्रेस करा। Seeing that situation has become worse, in 1959, Dalai Lama crossed into the Indian border and sought asylum, which was granted. The Chinese government strongly protested against this. और जब देखने लग गए कि सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है, इधर से चाइनीज फोर्सेज और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि तिब्बत के लोगों के बीच में लड़ाई है और चाइनीज फोर्सेज कैसे तिब्बत के लोगों को मार रही है, तो यहाँ पे दलाई लामा को लगा कि सिचुएशन क्या, सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो दलाई लामा वहाँ से भागे और वो कहाँ पे आए, वो इंडिया में आए। उन्होंने इंडिया में शरण मांगी, शरण को यहाँ पे कहा है असाइलम। उन्होंने इंडिया से बोला कि मुझे शरण दे दो, अगर मैं वहाँ पे रहा तो हो सकता है ये चाइनीज गवर्नमेंट मेरे को अपने कंट्रोल में ले ले, तो शरण दे दो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शरण दे दी कि हाँ तुम भारत में रह लो। और इसी चीज़ को चाइनीज गवर्नमेंट ने अपोज किया। उन्होंने बोला भैया तुमने क्यों दी, ये हमारा मामला है, तुम उन्हें पॉलिटिकली शरण तुमने क्यों दी उनको, तुम उन्हें अपने देश में क्यों रख रहे हो। ठीक है। Over the last half century, a large number of Tibetans have sought refuge in India and many countries of the world। हम लोग देख रहे हैं कि ओवर दी सेंचुरी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी जो तिब्बतन पीपल है बेटा, उन लोगों ने भारत में शरण ली और वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे वो एज एन रेफ्यूजी बन के घूम रहे हैं। ठीक है। इन इंडिया पर्टिकुलरली इन दिल्ली देर आर लार्ज सेटलमेंट ऑफ तिब्बतन रेफ्यूजी। अगर आप दिल्ली में देखोगे तो बहुत सारे तिब्बतन रेफ्यूजीज हैं। अगर आज की स्थिति में भी तुम देखोगे तो ये उस समय 1958 में 59 में ये भारत आए थे, दलाई लामा के साथ में और भी बहुत सारे लोग वहां से भाग के आए थे। ठीक है। धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश इज परहैप्स द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट्स ऑफ तिब्बतन इन इंडिया। धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में वो लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो तिब्बतन उस समय आए थे वो सब कहाँ पे बस गए, वो सब धर्मशाला में बस गए, धर्मशाला में बस गए। पहाड़ देख रहे हो, वाह, चले घूमने। ठीक है। द दलाई लामा हैज ऑल्सो मेड धर्मशाला इज होम इन इंडिया। और जो दलाई लामा है उन्होंने भी धर्मशाला में अपना घर ही बना लिया, मतलब घर मानने लग गए। ठीक है। In 1915 and 1960, many political leaders and parties in India, including Socialist Party and Jansangh, supported the cause of Tibet's independence। और 1950 से 1960 के बीच में अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस एंड अपार्ट फ्रॉम नेहरू और भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे सोशलिस्ट पार्टी हो गई, जनसंघ हो गए बेटा, इन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने तिब्बत के कॉज को समझा और सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टी ने बिल्कुल तिब्बत की आज़ादी की बात रखी। ठीक है। China has created Tibet an autonomous region, which is an integral part of China। Tibet opposed this China's claim that Tibet is part of China's territory। और चाइना ने फाइनली तिब्बत को अपने अंडर ले लिया और तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिया कि तुम चाइना के पार्ट हो, लेकिन हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी दे रहे हैं, हम तुम्हें थोड़ी सी फ्रीडम दे रहे हैं। ठीक है। They also oppose the policy of bringing into Tibet more and more Chinese settlers। Tibet dispute China's claim that autonomy is granted to the region। और साथ ही साथ में क्या होता है, साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं भैया कि जब तिब्बत को ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन फिर भी चाइना क्या कर रहा था, चाइना बहुत सारे जो चाइना के जो मेन लैंड से जो लोग थे ना, मतलब जो चाइनीज पॉपुलेशन थी, उनको चाइना धीरे धीरे तिब्बत में सेटल कर रहा था। तो यहाँ पे तिब्बत के लोग जो थे वो बड़े अपोज कर रहे थे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम वो वाले जो सेटलर्स है, जो चाइना के लोग हैं, उनको तुम तिब्बत में क्यों ला रहे हो, हमारा कल्चर हमारा रिलीजन कंप्लीटली डिफरेंट है जो कि चाइना के मेन लैंड में।
तो ये जो तिब्बतन जो पॉपुलेशन है बेटा, इनको लगने लग गया कि चाइना हमारा कल्चर को एक दिन खत्म कर देगा, हमारे रिलीजन कल्चर सारी चीज़ों को खत्म कर देगा, और ये चाइना के जो मेन लैंड के लोग हैं इनको यहाँ पे लाके बसा देगा, तो हम लोग हो जाएंगे माइनॉरिटी में, वो हो जाएंगे मेजॉरिटी में। ये यहाँ के लोगों को लगने लग गया और यहाँ के लोग इससे अपोज करने लग गए। लेकिन चाइना बार बार वर्ल्ड लेवल पे क्या बोल रहा था, चाइना बार बार वर्ल्ड लेवल पे बोल रहा था कि हमने आज़ादी दी है, हमने ऑटोनॉमी दी है, हमने ऑटोनॉमी दी है, ये वाली चीज़ चल रही थी। तो ये पूरा तुम तिब्बत का क्या है, तिब्बत में क्या हुआ, तिब्बत में क्या चीज़ें हुई, पूरी कॉज तुम समझ गए हो। अब अपन इसको लिंक करेंगे, हमारा जो युद्ध हुआ है बेटा चाइना के साथ पे, अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको यहां पर लिंक करने की कोशिश करेंगे। टू डेवलपमेंट स्ट्रेन्ड दिस रिलेशनशिप। China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. Initially, the government of India did not oppose this openly, but as more information came in out about the separation of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. China alleged that government of India was allowing India-China activities to take place from within the India. दो डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं, दो चीज ऐसे हुई है जिसकी की वजह से भारत और चाइना की क्या है, जिसकी वजह से भारत और चाइना के रिश्ते बिगड़े। पहला क्या है, टू डेवलपमेंट्स की बात हो रही है। पहला डेवलपमेंट क्या है भैया, पहला डेवलपमेंट वही है कि जो चाइना ने जो तिब्बत को एनेक्स करके अपने अंदर लिया, वो वाली चीजें। इनिशियली भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ समय बाद भारत सरकार को भी मतलब एक अनईजीनेस आया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो हम लोगों ने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट अनईजी हुई, और साथ ही साथ चाइना ने अलेज लगाया कि भैया ये हमारा इंटरनल मैटर है, तुमने उनको असाइलम क्यों दिया, तुमने इन तिब्बतन पीपल्स को अपने देश में क्यों लगाया, तुम इंडिया की टेरिटरी यूज हो रही है एंटी चाइना एक्टिविटीज के लिए। तो ये चाइना ने इसको क्या, चाइना ने इसको सही नहीं समझा, चाइना ने बोला गलत हो रहा है। पहला डेवलपमेंट ये। दूसरा डेवलपमेंट क्या है, दूसरा डेवलपमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट। तो एक तो ये तिब्बत और दूसरा ये बाउंड्री डिस्प्यूट, ये दो डेवलपमेंट का कारण है युद्ध होना, ये दो डेवलपमेंट का कारण है युद्ध होना, और ये दो डेवलपमेंट का कारण है कि भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ठीक है। A little earlier, a boundary dispute has surfaced between India and China. India claimed that boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply. और जब ये तिब्बत का इशू चल रहा था मेरे लाल, तभी हम लोग ये देख रहे थे कि उसी समय पे क्या होता है, उसी समय पे बाउंड्री डिस्प्यूट भी इमर्ज होता है। चाइना कुछ भारत की टेरिटरी को क्लेम कर रहा था, और भारत का कहना है कि भैया ये अंग्रेज लोग, ये जो कॉलोनियल रूलर्स थे, ये सेटल करके चले गए कि भारत की टेरिटरी है, चाइना की टेरिटरी है, अपन इसमें क्यों पड़े, अपन इसमें क्यों पड़े, ये तो ऑलरेडी अंग्रेज तय करके, कॉलोनियल रूलर्स तय करके जा चुके हैं ना। तो चाइना का कहना था हम इस चीज़ों को नहीं मानते, हम जो अंग्रेज या जो कॉलोनियल रूलर सेट करके गए हम उसे नहीं मानते, वो तो आए थे कुछ साल रहे चले गए, लेकिन हम हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट खुद सुलझाएंगे। तो चाइना जो कॉलोनियल रूलर सेट करके गए थे उसको नहीं मानता था। ठीक है। The main dispute was about the western and eastern region of the long border. China claimed the two areas within which Indian territory, Aksai Chin area in Ladakh region of Jammu and Kashmir, and much of the Arunachal Pradesh in what was then called नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है भैया, चाइना इस पूरी लॉन्ग बॉर्डर में दो हिस्सों को क्लेम करता है, दो हिस्सों को क्लेम करता है कि दो हिस्से हमारे हैं। पहला अक्साई चीन वाला एरिया बेटा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जिसको कि आज की तारीख में चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। पहला ये अक्साई चीन वाला एरिया का, अक्साई चीन वाला एरिया जो कि चाइना बोलता है कि ये हमारा है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश को वो बोलता है कि ये हमारा है। उस समय अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता था, उस समय अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से, मतलब उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था, तो उस समय नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी अपन बोलते थे। ठीक है। बिटवीन 1957 एंड 1959 द चाइनीज ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन एरिया एंड बिल्ड एन स्ट्रेटेजिक रोड देयर. Despite a very long correspondence and discussion among the top leaders, these differences could not resolve. Several small border skirmishes between the army of two countries took place. हम लोग देखते हैं मेरे लाल कि वॉर 1962 में हुआ है, ध्यान रखना है, लेकिन बिटवीन 1957 टू 1959 क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि चाइना क्या करता है धीरे से। अब यहाँ तो वैसे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, चाइना क्या करता है, चाइना धीरे से, ये तो पहले अपना ही कश्मीर था, आज भी अपना ही कश्मीर है, लेकिन आज बस चाइना ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। तो उस समय क्या होता था,
उस समय पे क्या हुआ मेरे लाल, उस समय हम लोग देखते हैं कि चाइना ने यहाँ धीरे धीरे क्या करने लगे, चाइना यहाँ धीरे धीरे अपनी आर्मी भेजने लग गया, धीरे धीरे अपनी आर्मी भेजने लग गया, धीरे धीरे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चाइना रोड बनाने लग गया। और उस समय तुम ये समझो 1957-59 का समय, उस समय हमारा ध्यान पूरा पाकिस्तान की तरफ था। तो चाइना ने यहाँ पे क्या किया, धीरे धीरे थोड़ा सा और अंदर आते हैं, 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 ये करना चाइना ने स्टार्ट किया। जब हमें पता चला तो हम लोग दोनों देश की आर्मीज के बीच में हम लोग क्या देखते थे, स्किरमिशेस देखते थे, मतलब कि एक भिड़त हम लोग देखते थे, छोटी मोटी भिड़त देखते थे कि यहाँ हमारी आर्मी ने यहाँ पे अटैक किया, उनकी आर्मी ने किया, फिर हमने किया, फिर हमने किया। तो छोटे मोटे चीज़ें क्या हो रही थी, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। भारत ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं था कि ये तो हमारा ही एरिया है, ये तो हमारा ही एरिया है। Around this time, while the entire world attention was on Cuban Missile Crisis involving the two superpower, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed region. The first attack lasted 1 week and Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh. अब इसी दौरान मेरे लाल पूरे वर्ल्ड का अटेंशन भारत चाइना पे था ही नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इसी दौरान पूरे वर्ल्ड का अटेंशन भारत चाइना पे था ही नहीं। पूरे वर्ल्ड का अटेंशन किस पे था मेरे लाल, पूरा वर्ल्ड का अटेंशन था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तुम्हें भूलना नहीं है, इसी समय वर्ल्ड में चल रहा है कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर चल रहा है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी एक सिचुएशन हुई थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कैसी क्या है भैया, क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास में, ठीक है। तो क्यूबा में क्या हुआ, क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब यूएसएसआर वाली सरकार। तो हमने क्या देखा, यूएसएसआर ने अपनी जो मिसाइल्स हैं वो सारी की सारी मिसाइल्स क्यूबा में खड़ी कर दी और उनका फेस जो है, उनका फेस एकदम अमेरिका की तरफ कर दिया। जैसे ये मिसाइल है, इस मिसाइल को क्यूबा में खड़ा करा है, लेकिन इनका फेस जो है, ये फेस मान लो इधर अमेरिका है तो एकदम अमेरिका की तरफ कर दिया कि यहां से अगर मिसाइल छोटी तो सीधे अमेरिका पे अटैक होगा। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान पूरे वर्ल्ड का माहौल एकदम ऐसा हो गया था कि अब अमेरिका और यूएसएसआर की लड़ाई होगी, क्योंकि यूएसएसआर एकदम अमेरिका के तरफ मिसाइल्स अपनी खड़ी कर चुका है। तो पूरे वर्ल्ड की नज़र, और अमेरिका और यूएसएसआर की भी नज़र कहाँ पे थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे थी। तो वर्ल्ड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे वर्ल्ड की नज़र थी। इसी चीज़ का चाइना ने फ़ायदा उठाया कि हमारे ऊपर नज़र पड़ेगी नहीं। और अक्टूबर 1962 में चाइना क्या करता है, चाइना दोनों डिस्प्यूटेड रीजन पर अटैक करता है। सबसे पहले चाइना वेस्ट में अटैक करता है, वेस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश तरफ अटैक करता है, ठीक है, वो अपना वेस्टर्न रीजन हो गया। सबसे पहले चाइना ईस्ट में अटैक करता है, ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, सबसे पहले ईस्ट में अटैक करता है चाइना, ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना अटैक करता है, करीब करीब 1 हफ्ते तक ये अटैक चलता है और वो अरुणाचल प्रदेश के की एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं। चाइनीज आर्मी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है और अरुणाचल प्रदेश के की एरियाज को कैप्चर कर लेती है। The second wave of attack came next month while Indian forces could block the Chinese advances on western front in Ladakh. In east, the Chinese managed to advance nearly to the early point of Assam plain. और अगले महीने वो दूसरा अटैक करते हैं, हमारे वेस्टर्न एरियाज में, वेस्टर्न एरियाज मतलब कश्मीर वाले एरियाज में, अक्साई चीन वाले एरियाज में करते हैं। ऑल्दो हमारी आर्मी उस वेस्टर्न एरिया में तो चाइना को रोक देती है, लेकिन ईस्टर्न एरियाज में हम लोग ये देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में ये लोग आसाम के प्लेन मतलब आसाम की जो आज की बाउंड्रीज है, चाइनीज आर्मी यहाँ तक आ जाती है, तो हमने जम्मू एंड कश्मीर में तो भी हमने चाइना को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन हम ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश में हम चाइना को ब्लॉक नहीं कर पाए थे, ठीक है। फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर and its troops withdraw from where they were before the invasion began. और फाइनली चाइना ने अपने आप ही यूनिलैटरली मतलब अपने आप ही चाइना ने सीज फायर कर दिया। सीज फायर मतलब कि हम इस युद्ध को खुद ही रोक रहे हैं, और चाइना ने वापस से अपने ट्रूप्स को, अपनी फोर्सेस को बुला लिया। कहां से भैया, वेस्टर्न साइड से वापस से बुला लिया कि अच्छा तुम जो अरुणाचल प्रदेश आसाम में घुस गए हो, चलो वापस आ जाओ, वापस अपनी टेरिटरी पे आ जाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले चाइना ने कहां पे अटैक किया, सबसे पहले चाइना अटैक करता है भैया अरुणाचल प्रदेश साइड, फिर उसी के 1 महीने बाद अटैक होता है अपने जम्मू एंड कश्मीर साइड। हमारी आर्मी तो भी कंट्रोल कर लेती है, लेकिन कंट्रोल करते वक्त भी हम अक्साई चीन वाला एरिया खो देते हैं, अक्साई चीन वाला एरिया चाइना ले लेता है। और इधर ईस्टर्न साइड चाइना की जो आर्मी जो आसाम प्लेन तक आ जाती है, चाइना यूनिलैटरली क्या करता है, चाइना यूनिलैटरली सीज फायर कर देता है और अपनी आर्मी को वापस बुला लेता है।
और अपनी आर्मी को वापस बुला लेता है और आसाम अरुणाचल प्रदेश आज हमारा है। लेकिन यहाँ पे तो चाइना की आर्मी वापस आ जाती है, लेकिन वहाँ पे जो चाइना ने जो कैप्चर कर लिया था मेरे लाल, वो चाइना अपने काबू में ही रखता है, वो अपने उसमें ही रखता है। और वो फिर चाइना अक्साई चीन को उस दिन से लेकर आज तक चाइना उसे अपने पास में रख रहा है इलीगली, और यहां से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चाइना ने अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लिया, यूनिलेटरली सीज फायर कर दिया। ठीक है, द चाइना वॉर डिटेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। इंडिया हैड टू अप्रोच अमेरिकन एंड ब्रिटिश फॉर मिलिट्री assistance to tide over the crisis. Soviet Union remained neutral during the conflict. हम लोग देखते हैं कि जो भारत चाइना का वॉर हुआ, इसमें भारत की छवि बड़ी खराब होती है, बड़ा डेंट लग जाता है। डेंटेड हमारी जो इमेज है वो डेंट लग जाता है हमारी इमेज पे, और इसी के चलते हम लोग क्या देखते हैं, भारत को उस समय पे अमेरिका और ब्रिटिशर्स के पास जाना पड़ा कि भैया तुम हमें हेल्प करो, चाइना हम पर अटैक कर रहा है। इसी दौरान सोवियत यूनियन बड़ा ही न्यूट्रल रहता है जब भारत चाइना का वॉर होता है। तुम्हें एक चीज़ हमेशा फॉरेन पॉलिसी में देखना मेरे लाल, कि जब भी भारत और चाइना की लड़ाई होती है तो यूएसएसआर या आज का रशिया बड़ा न्यूट्रल रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, बस वो बोलता है बातचीत कर लो, बातचीत कर लो। तो जब भी भारत चाइना की लड़ाई होती है तो वो, क्योंकि चाइना भी उसका पार्टनर, इंडिया भी उसका पार्टनर, तो उस समय पे हमेशा हम लोग देखते हैं कि सोवियत यूनियन चुप रहता है, और उस समय भी सोवियत यूनियन चुप रहा। सोवियत यूनियन ने सोचा हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है भाई साहब। It induced a sense of national humiliation, at the same time strengthened the spirit of nationalism. Some of the top army commander either resigned or were retired. Nehru close associate and then the defense minister V. Krishnan Menon has to leave the cabinet. हम लोग देखते हैं उस समय एक नेशनल ह्यूमिलेशन, मतलब एक बेइज्जती हुई थी, क्योंकि हम अपना एक एरिया खो देते हैं, और उस समय जो टॉप आर्मी ऑफिसर रहते हैं या तो वो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, या वो लोग क्या करते हैं भैया, या हम लोग देखते हैं कि वो रिजाइन कर देते हैं। उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णन मेनन, वो नेहरू के एकदम खास थे, और वो भी क्या करते, वो भी भैया रिजाइन कर देते इस वॉर के बाद में, क्योंकि एक तरीके से बेइज्जती वाला माहौल हो गया था। एट द सेम टाइम लेकिन एक नेशनलिज्म की बात जगी थी, हम बड़े सेंसिटिव हो चुके थे इस युद्ध में, हमने अपना अक्साई चीन वाला एरिया तो खो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या हुआ था मेरे लाल, कहीं ना कहीं अपने अंदर एक वो नेशनलिज्म वाली बात जग गई थी कि ये तो गलत हुआ है लेकिन आगे कभी नहीं होने देना है, वो वाली चीज जग चुकी थी। For the first time, a no confidence motion against the government was moved and debated in Lok Sabha. Soon thereafter, Congress lost some key by-election to the Lok Sabha. The political mood of country has begun to the change. और पहली बार लोकसभा में कांग्रेस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट हुआ कि हमें सरकार पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपोजिशन ने ये लेके आए, और उसके बाद में बहुत सारी जगह पे बाय इलेक्शंस होने थे। बाय इलेक्शन तुम जानते ही हो क्या होता है, कि बहुत सारी जगह कोई एमपी मर गए हैं या ऊपर चले गए तो वहां पे होना है, या किसी ने रिजाइन कर दिया तो वहां पे इलेक्शन होना है। तो बहुत सारी जगह पे जो बाय इलेक्शंस होने थे वहां पे कांग्रेस हारने लगी। तो एक तरीके से ये समझ में आने लग गया कि पॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड में मूड चेंज होने लग गया है, इन द सेंस जो सब जय कांग्रेस कर रहे थे, अब चीजें कांग्रेस के अगेंस्ट में जाने लग गई थी, अब चीजें कांग्रेस के अगेंस्ट में जाने लग गई थी। अब ये समझते, ये तो भैया युद्ध की बात हो गई, अब अपने को ये समझना है फास्ट फॉरवर्ड चाइनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962 के बाद से भारत और चाइना के रिश्ते कैसे रहे, हमारे रिश्ते कब सुधरे, हमारे रिश्ते में कब कैसी चीजें हुई, अब जरा अपने को वो समझना है। ठीक है, it took more than a decade for India and China to resume normal relation. It was in 1976 full diplomatic relation was restored between the two countries. ये ऑलमोस्ट एक डिकेड लग गया, कम से कम 10 से 15 साल लग गए भारत चाइना को वापस से नॉर्मल रिश्ते सुधारने में, वापस से नॉर्मल रिश्ते आने में। 1976 में ही फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं, मतलब कि ये जो एम्बेसीज वगैरह एक समय पे थी लेकिन ये सब बातचीत ही बंद हो गई थी, लेकिन 1976 से हमने फिर से बातचीत करना स्टार्ट की। ये जो एम्बेसीज वगैरह में लोग गए, इन्होंने बातचीत करना स्टार्ट करी। ठीक है, तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कुछ 12-14 साल तक कुछ भी नहीं थे, एकदम बातचीत ही नहीं थी, लेकिन 1976 से फिर से बातचीत होना स्टार्ट हुई। ठीक है, Atal Bihari Vajpayee was the first top leader. He was then external affair minister to visit China in 1979. अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो उस समय मतलब वो 1979 में क्या थे, वो 1979 में भारत के एक्सटर्नल एंड अफेयर मिनिस्टर थे, और वो पहले मिनिस्टर थे, पहले टॉप लीडर थे जो कि चाइना गए और कहीं ना कहीं एक पहल की कि चलो रिश्ते सुधारते हैं। लेटर राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। सिंस देन द एम्फेसिस इज मोर ऑन ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री। और आफ्टर नेहरू राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं जो कि चाइना जाते हैं,
और जब राजीव गांधी चाइना जाते हैं तो बात ये हुई कि चलो बॉर्डर को भूलो, अपन किस पे बात करते हैं, अपन ट्रेड पर बात करते हैं, अपन ट्रेड रिलेशंस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। द साइनो-इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। दिस and the then growing rift between China and Soviet Union created irreconcilable differences between the Communist Party of India. In the wake of China war, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China. हम लोग ये देखते हैं भैया कि चाइना और भारत के जो रिश्ते हुए हैं और चाइना और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ है मेरे लाल, उसने सरकार को तो इंपैक्ट किया ही किया, लेकिन उसने अपोजिशन को भी इंपैक्ट किया। अब ध्यान करो तुम चैप्टर 2 में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? चैप्टर 2 में मैंने तुम्हें पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मेरे लाल? चैप्टर 2 में मैंने तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ाई है। कम्युनिस्ट पार्टी में मैंने तुम्हें बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। कम्युनिस्ट पार्टी एक वो बन चुकी थी जो कि प्रो सोवियत यूनियन थी और एक वो बन चुकी थी जो कि प्रो चाइना थी। तो हम लोग अपोजिशन पे क्या इंपैक्ट देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का डिवीजन होता है। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ लोग प्रो चाइना हो जाते हैं, चाइना की आइडियोलॉजी से सहमत रखते हैं, कुछ लोग प्रो सोवियत यूनियन हो जाते हैं। तो जो लोग प्रो चाइना होते हैं उनको उस समय पे अरेस्ट कर लिया जाता है युद्ध और युद्ध के बाद में कि ये चाइना के फेवर में बोलने लग गए, तो इनको तमाम तरीके से अरेस्ट किया जाता है। तो अपोजिशन पर भी चाइना भारत के युद्ध का इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है। द वॉर विद चाइना ऑल्टर्ड द इंडियन लीडरशिप टू अ वॉलेटाइल सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. The process of reorganization began soon after the China War. Nagaland was granted statehood. Manipur and Tripura, though the union territories, were given right to elect their own legislative assembly. हम देखते हैं कि चाइना के साथ में युद्ध के बाद में जो भारत की सरकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर ध्यान नहीं दे रही थी, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर ध्यान देने लगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफ़ी अंडर डेवलप्ड था और भारत की सरकार को लगने लगा कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ध्यान रखना होगा, नहीं तो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी पे, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे बात आ जाएगी। तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्या हुआ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। हम लोग देखते हैं कि नागालैंड को स्टेटहुड, नागालैंड को एक अलग स्टेट बनाया गया। हम लोग ये भी देखते हैं कि मणिपुर और त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बनाई गई, लेकिन यूनियन टेरिटरी के बावजूद यहाँ पे असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को चुन रहे थे। और ओवर द टाइम हमने समय समय पे देखा है, समय समय पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स बने, किसी को यूनियन टेरिटरी बनाया, तो फिलहाल के लिए यूनियन टेरिटरी बनाया लेकिन बाद में स्टेट पे कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कि मणिपुर और इन लोगों को देखते हैं, इन स्टेट्स को देखते हैं, मतलब कि यूनियन टेरिटरी बनाया, फिर यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि सरकार चाइना के वॉर के बाद में क्या होता है, चाइना के साथ वॉर के बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे ध्यान देना स्टार्ट हो गई थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चाइना। और अब बारी आती है अपने बेटे पाकिस्तान, अपने लल्ला पाकिस्तान के बारे में बात करने की। तो शुरुआत करते हैं। A proxy war broke out between India and Pakistan armies in Jammu and Kashmir during 1947 itself. But it did not turn into a full war. The issue was then referred to United Nations, that is UN. Pakistan soon emerged as a critical factor in India's relation with the US and subsequently with the China. ठीक है भाई, भारत की आज़ादी के तुरंत बाद अपना पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है। अब ये युद्ध होता है, ये फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये पूरा युद्ध क्या था क्या नहीं था, ये आप रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। इसी किताब में आपका रीजनल एस्पिरेशन वाला चैप्टर है, उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, महाराजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे। जम्मू एंड कश्मीर ना ही इंडिया के साथ जुड़ना चाहता था, ना ही पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, वो अपने आप को एक प्रिंसली स्टेट रखना चाहता था। ठीक है भैया, प्रिंसली स्टेट ही सही, हमने मान लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने रातों रात वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स भेजना शुरू किए, वहाँ पे अपनी जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन भेजना स्टार्ट की। इसके चलते महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने बोला कि भैया आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करो, आप हमारे पार्ट नहीं हो, आप तो अलग हो। महाराजा हरि सिंह ने बोला हम तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना है, मुझे भारत का पार्ट बनना है और जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट बनेगा। जैसे ही महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जम्मू एंड कश्मीर ऑटोमेटिकली भारत का पार्ट बना। हमने अपनी आर्मीज भेजी और ये मामला यूएन में चलेगा। जैसे यूएन में चला,
यूएन में गया ये मामला, तो यूएन ने मतलब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर की बोला, और सीज फायर में इसी के चलते जो हम लोग देखते कि हमारे कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा जो पाकिस्तान के पास में, ये उसी सीज फायर की देन है। वही सीज फायर के चलते पाकिस्तान ने अपने कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई कर के रखा है, जिसको कि हम पीओके बोलते हैं। अब इस चीज़ से मेरे लाल ये हमें समझ में आया कि पाकिस्तान हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अमेरिका और चाइना के अलावा पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमें वो एक सरदर्द का एक विषय बनते दिखेगा। ये था अपने पहले युद्ध की कहानी। ये जो कहानी थी ये हमारे पहले युद्ध की कहानी थी, ठीक है। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। Both the government worked together to restore the women abducted during the partition to the original family. A long dispute about sharing of water river resolved mediation by the World Bank. The India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960. ठीक है भैया, ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये वॉर वाली जो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके चलते भी हमारी कॉपरेशन नहीं रुकी। हमने पार्टीशन के दौरान देखा कि जो महिला अपने परिवार से बिछड़ चुकी थी, भारत पाकिस्तान उस महिला को अपने परिवार से मिलवाने में लगे। इसके बाद में हमारा पानी को लेकर डिस्प्यूट था मेरे लाल, तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया और भारत और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी 1960 में। ठीक है भैया, ये ट्रीटी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। अब आगे इस ट्रीटी का क्या रहना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन आज की तारीख में तो ये ट्रीटी है। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक एक मीडिएटर के तौर पे था, मतलब वर्ल्ड बैंक घर की बुआ थी जो मीडिएशन करवा रही थी इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना मेरे लाल, इसका ईयर ध्यान रख के रखना है। ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंडस वाटर ट्रीटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अ मोर सीरियस आर्म कॉन्फ्लिक्ट between the two countries began in 1965. By then लाल बहादुर शास्त्री taken over the prime minister. हम लोग देखते हैं कि 1965 में क्या होता है मेरे लाल, 1965 में हमारा दूसरा वॉर होता है। ध्यान करो, 1962 में ऑलरेडी हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था। पाकिस्तान को लगा कि चाइना के साथ वॉर में भारत को अपनी टेरिटरी, अक्साई चीन वाली टेरिटरी चाइना के पास में चली गई, तो पाकिस्तान ने सोचा कि घाव बड़े क्या हैं, गाँव हरे हैं, मतलब अभी गांव हरे हैं तो मुझे भी अटैक कर देना चाहिए। और यही चीज़ पाकिस्तान ने गलती कर दी। पाकिस्तान ने 1965 में अटैक करा। अब 1965 में उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च आर्म अटैक इन रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। दिस वॉज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर। हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, हम लोग देखते हैं कि 1965 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ में गुजरात में क्या किया, पाकिस्तान ने यहाँ रन ऑफ कच्छ में गुजरात में अटैक करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे अटैक किया। इसके बाद में पाकिस्तान ने सोचा कि यहाँ पे भी अटैक कर देते, तो पाकिस्तान ने दूसरा अटैक कहाँ किया, जम्मू एंड कश्मीर में किया, और ये वाला अटैक ज़्यादा ऑफेंसिव था। ठीक है, पाकिस्तान ने वही चाइना वाली स्ट्रेटेजी की दो जगह, चाइना ने भी पहले यहाँ पे अटैक किया फिर यहाँ पे अटैक किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, पाकिस्तान ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि यहाँ पे अटैक कर दे और यहाँ पर अटैक कर दे। अब उस समय भारत सोच रहा था कि एक तो हमारी आर्मी यहाँ पर लगी है। ईयर भी 1965, आज़ादी के बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, हमें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे बड़ा दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, यहाँ से अटैक है, यहाँ से अटैक है। तो उस समय तुम्हें मैं हकीकत बताऊं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी ने सोचा कि हम अटैक पंजाब से कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी यहाँ पर और यहाँ पे तैनात की। पंजाब वाले एरिया से भारत ने सोचा कि ऐसे करने में तो गड़बड़ हो जाएगा, हम क्या करें, हम पंजाब से क्या करेंगे, हम पंजाब से पाकिस्तान में अटैक करेंगे। और हम पंजाब से जब हमने पता पाकिस्तान में अटैक किया तो हमारी आर्मी पता है लाहौर तक पहुंच चुकी थी। हमारी आर्मी, यहाँ तुम पंजाब से देखोगे तो ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट तक हमारी आर्मी क्या हुई, हमारी आर्मी यहाँ से लाहौर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, पाकिस्तानी रूलर वेर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल people there, but it did not happen. In order to ease the pressure on Kashmir front, Shastri ordered the troops to launch a counter-offensive attack to the Punjab border. पाकिस्तान को लगा था कि यहाँ पे क्या हो, कश्मीर में लोकल पॉपुलेशन पाकिस्तान का सपोर्ट कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये अगर तुम देखोगे तो ये वो वाला एरिया है जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, ये वो वाला कश्मीर वाली, ये वो वाला एरिया। ठीक है,
तो पाकिस्तान को लगा जम्मू एंड कश्मीर में लोकल का सपोर्ट मिल जाएगा, जब हम अटैक करेंगे तो लोकल भी हमारा साथ दे देंगे और लोकल भी भारत के खिलाफ, भारत आर्मी के खिलाफ क्या करेंगे, भारत आर्मी के खिलाफ अटैक कर देंगे। तो इसी के चलते हम लोगों ने, इनको यहाँ लोकल पॉपुलेशन का तो सपोर्ट मिला ही नहीं, और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि हम पंजाब में क्या करेंगे, अपन पंजाब से अटैक कर देंगे। और इसी के चलते तुम ये फोटो में देखोगे कि जो हमारी जो आर्मी है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुकी थी। तो पाकिस्तान को बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। वो वाली बात है ना कि आर्मी पूरी घुसी गई है, तुम्हारे लाहौर तक तो पहुंच ही गई है। तो वो वाली चीज़ है कि पाकिस्तान को बड़ा मुंह की इस युद्ध में खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। द हॉस्टाइल केम टू एंड विद एन यूएन इंटरवेंशन, और फाइनली ये युद्ध थोड़ा सा रुकता है। अगेन यूनाइटेड नेशन, यूएन ने क्या किया, यूएन ने इंटरवीन कर दिया। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट ब्रोक बाय द सोवियत यूनियन इन जनवरी 1966। और फाइनली मेरे लाल, जब भी युद्ध खत्म होता है तो एक एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं फाइनली। तो हम लोगों ने देखा कि 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। ये ताशकंद एग्रीमेंट में हमारा जो हम लोग देख रहे थे कि उस समय यूएसएसआर में, मतलब यूएसएसआर में ताशकंद था, वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ भैया। और इसी के बाद में तुम लोग देखते हो कि लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया एंड देन उसकी वहीं पे उनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। ठीक है, दो इंडिया could inflict considerable military loss on Pakistan, the 1965 war added to India's difficult economic situation। हम लोगों ने ये देखा कि ये जो वॉर था मेरे लाल, जो 1965 का जो वॉर था मेरे लाल, इस 1965 के वॉर में हमने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान, जरूर हमने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, हमारी युद्ध में जीत भी हुई, लेकिन युद्ध में जीत के बावजूद भी डोमेस्टिक लेवल पे पता है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हमारे एक तो वैसे ही 1965 का दौर है, अभी आज़ादी मिली है, इकोनॉमी इतनी अच्छी है नहीं, भारत के पास जो भी पैसे वो कभी चाइना कभी पाकिस्तान यहाँ पर खर्च हो रहे हैं, तो हम अपनी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हम अपनी इंडिया की इकोनॉमी बड़ी खराब होती नजर आ रही थी। ठीक है, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं तो अगला वॉर होता है हमारा बांग्लादेश को लेके वॉर। ठीक है, तो बांग्लादेश वॉर 1971 को समझते हैं। ठीक है, बिगनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। द कंट्री फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस स्प्लिट वर्डिक्ट। जुल्फ अली कार भुट्टो पार्टी इमर्ज अ विनर इन वेस्ट पाकिस्तान while अवामी लीग लेड बाय द शेख मुजीबुर रहमान स्वेप्ट द ईस्ट पाकिस्तान। दिखती सी बात है, जब अंग्रेज थे और अंग्रेज जब छोड़ के गए तो उन्होंने पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है भैया, हम लोग देखते हैं कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान क्या करता है, वेस्ट पाकिस्तान हर चीज में ईस्ट पाकिस्तान पे डोमिनेट करता है। जैसे कि भले ही यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर उर्दू बोली जाती है, यहाँ पे बांग्ला बोली जाती है। इनके कल्चरल डिफरेंसेस अलग है, इनके कल्चरल डिफरेंसेस अलग है। तो हम हमेशा क्या देखते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि मेरे लाल ये वेस्ट पाकिस्तान हमेशा ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करके रखता है, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को डोमिनेट करके रखता है। और यहाँ पे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बहुत समय तक आपने पढ़ाई है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में कि डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलती, डेमोक्रेसी मिलिट्री, डेमोक्रेसी मिलिट्री, डेमोक्रेसी मिलिट्री, और हमेशा यहाँ का कोई भी रूलर और यहाँ का कोई आर्मी वाला हमेशा यहाँ पर रूल करता है। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनका सप्रेशन हो रहा है। जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो हम लोग देखते कि इलेक्शन में एक स्प्लिट वर्डिक्ट देखने को मिली। यहाँ की सीट्स अगर हम लोग देखें तो जुल्फिकार भुट्टो को मिलती है। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखें मेरे लाल तो यहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या है, जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पे विजेता होते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो यहां के विजेता होते हैं। यहां के विजेता होते हैं शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान विजेता होते हैं। अब जुल्फिकार भुट्टो को क्या है, ये सीट यहाँ पे, मतलब यहाँ पर अवामी लीग को जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको यहाँ पे पावर नहीं देनी थी। तो भुट्टो क्या करते हैं, भुट्टो वहाँ पे इन लोगों को सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं, और वो जो इलेक्शन की जो वर्डिक्ट आती है कि यहाँ पे अवामी लीग जीती है, शेख मुजीबुर रहमान जीते हैं, वो इस वर्डिक्ट को नहीं मानते। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, तो जैसे हम अपने इंडियन नोट में किसको देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं ना, तो वहाँ फादर ऑफ नेशन के तहत शेख मुजीबुर रहमान को कंसिडर किया जाता है। जो बांग्लादेश की पहले की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके पिताजी थे। ठीक है, ये चीज मैंने लिंक कर दी। द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैज वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ईयर ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन बाय द रूलर्स इन द वेस्ट पाकिस्तान. The Pakistan rulers were not willing to accept the democratic verdict, nor they were ready to accept the Awami League demand for federation. Instead, in early 1971, Pakistan Army arrested Sheikh Mujib and unleashed a reign of terror on the people of East Pakistan.
यहाँ पे इन लोगों को हमेशा सेकंड क्लास पीपल की तरह ट्रीट किया गया। ना ही ये इनकी फेडरेशन की डिमांड मान रहे थे। फेडरेशन की डिमांड मतलब कि तुम भुट्टो जो है वो यहाँ पे रूल करे, यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान रूल करे और बढ़िया से देश चलता रहे, ना ही वो ये डिमांड मानने को तैयार थे। इसके चलते उन्होंने एक और चीज़ क्या की, इन्होंने ऑर्डर दिया कि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लो। और शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया, शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। और फिर यहाँ पे जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो लोगों को मारा, विमेंस के साथ में रेप हुआ, बहुत ज़्यादा खून खराबा, सारी चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान ने करी, मतलब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ में करी। In response to these, people started a struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. Throughout 1971, India had to bear the burden of 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in neighboring states in India. और इसी के चलते हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के लोग जो थे वो आज़ादी की बात करने लगे कि तुमने हमारे लीडर को भी अरेस्ट कर लिया, और लिबरेशन की बात करने लगे कि हमें नया देश ही चाहिए। जब पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे आई और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे लोगों को मार रही थी, तो यहाँ पे 80 लाख लोग पता है भाग के हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए। तो आज जो तुम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के क्राइसिस देखते हो, वहाँ पे जो आंदोलन देखते हो, इसकी लिंक तुम्हें कहीं 1971 के वॉर से दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब ये आर्मी आके यहाँ पे लोगों को मार रही थी, वुमेन्स का रेप कर रही थी, तो 80 लाख रेफ्यूजी क्या थे, 80 लाख रेफ्यूजी भाग के कहाँ पे आए, 80 लाख रेफ्यूजी भाग के भारत में आए, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी थी। ठीक है। इंडिया एक्सटेंडेड मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। पाकिस्तान अक्यूज इंडिया ऑफ कॉन्स्पिरेंसी टू ब्रेक इट। इंडिया ने मॉरली सपोर्ट किया लोगों को, मटेरियल सपोर्ट दिया, पैसा दिया कि भैया तुमको जैसा लगे तुम करो, क्योंकि उनके प्रोटेस्ट और उनकी सारी चीज़ों में बर्डन इंडिया को झेलना पड़ रहा था। 80 लाख लोग भाग के आए हैं, तो बर्डन तो इंडिया को झेलना पड़ रहा था। और पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा था कि भारत क्या कर रहा है, भारत हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, भारत इन लोगों को उकसा रहा है। Support for Pakistan came from US and China. The US and China reapproachment that began in late 1960 result in realignment forces of Asia. पाकिस्तान को सपोर्ट मिला अमेरिका और चाइना से। हम लोग देख रहे हैं कि एशिया में फोर्सेस का रीअलाइनमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है, अब तुम लिंक करो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से। मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में आपको कहानी को लिंक करना पड़ेगा। ध्यान करो, चाइना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी धीरे धीरे चेंज कर रहा था। चाइना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी धीरे धीरे चेंज कर रहा था। कम्युनिज्म से वो कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे। हम लोग देख रहे थे कि चाइना ओपन डोर पॉलिसी और ये तमाम तरीके की चीज़ें 1970 से क्या हो रहा था मेरे लाल, 1970 से चाइना क्या कर रहा था, 1970 से चाइना अपनी पॉलिसीज़ को बदल रहा था, चेंज कर रहा था। इसी के चलते क्या होता है, चाइना और अमेरिका के भी रिश्ते भी खुफिया तौर से क्या है, खुफिया तौर से अच्छे हो रहे थे। ठीक है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा था मेरे लाल, पाकिस्तान को हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट कौन करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना और अमेरिका। ठीक है। Henry Kissinger, the advisor to US President Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July 1971. हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ के जो यूएस प्रेसिडेंट निक्सन के जो एडवाइजर थे हेनरी किसिंगर, वो चाइना जाते हैं रिश्ते सुधारने। तो वो कैसे चाइना जाते हैं, खुफिया तरीके से, कि पहले वो पाकिस्तान आते हैं, फिर पाकिस्तान उनको चाइना में आओ चलो चाइना में बातचीत। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे थे कि एशिया में फोर्सेस का रीअलाइनमेंट हो रहा था, कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान ये एक साथ में आ रहे थे। अब इसी के रिस्पॉन्स में भारत ने क्या किया, इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस चाइना पाकिस्तान एक्सेस, इसी के रिस्पॉन्स में कि यूएस चाइना पाकिस्तान का ये जो बन रहा है, खेमा बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, इसी के रिस्पॉन्स में भारत ने क्या किया, भारत ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। किससे साइन की भैया, हमने 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की सोवियत यूनियन से। ठीक है, अगस्त 1971 में। और इसी के चलते भारत और इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए। अगर कल को कोई भी अटैक होगा तो सोवियत यूनियन भारत को सपोर्ट करेगा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के तहत। तो अगर इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया तो भारत ने भी ऑफिशियली क्या करा, भारत ने भी ऑफिशियली अपना ग्रुप बना लिया कि यूएसएसआर और भारत की दोस्ती हो गई है। ठीक है। आफ्टर द मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन and military buildup, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. अब इतने दिनों से, इतने महीनों से जो खींचातानी चल रही है कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को सप्रेस कर रहा है, लोग इधर भाग के आ रहे हैं, इतनी सारी खींचातानी के बाद में फुल स्केल क्या होता है, फुल स्केल वॉर आखिरकार हो ही जाता है, फुल स्केल वॉर ब्रोक आउट हो जाता है। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान while the army moved to Jammu and Kashmir front. India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and Army on both Western and Eastern front. Welcomed and supported by local population, the Indian Army made a rapid progress in East Pakistan. हम लोग देखते कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया पंजाब और राजस्थान से।
भारत की तीनों नेवी हो, एयरफोर्स और हमारी जो आर्मी हो, इन तीनों सेनाओं ने अपना बखूबी अपना काम किया है। हमने एयरक्राफ्ट, नेवी सभी का इस्तेमाल किया। भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, कश्मीर में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, कहीं पे भी हो, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही साथ भारत ने इधर ईस्टर्न फ्रंट पे भी, भारत ने यहां पर भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब ईस्टर्न फ्रंट में जब हमारी आर्मी घुस रही थी ना अंदर, जब ईस्टर्न फ्रंट में हमारी आर्मी जब ईस्ट पाकिस्तान में अंदर घुस रही थी, तो वहां की लोकल पॉपुलेशन चाह रही थी कि भारत मदद करे, और लोकल पॉपुलेशन ने भी वहां की भारत की आर्मी को बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये तो उनके साथ में कितना गलत कर रहा था। तो वहां की लोकल पॉपुलेशन ने भी क्या किया, लोकल पॉपुलेशन ने भी भारत का सपोर्ट किया। सो within the 10 days, Indian army has surrounded Dhaka from 3 sides, and the Pakistan army of about 90,000 has to surrender with Bangladesh as a free country. और महज 3 दिन में हमने ढाका, मतलब हमने बांग्लादेश को तीनों तरफ से घेर लिया, और मात्र 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर। भारत ने जैसे ही सरेंडर किया, नया देश बन गया, बांग्लादेश हमने बना दिया। मतलब हमने बांग्लादेश बना दिया तो बांग्लादेश में हमारा बच्चा ही हुआ कि हम ही बना रहे हैं उसे, ठीक है। हमने क्या किया मेरे लाल, हमने बांग्लादेश बना दिया, और बांग्लादेश बनाने के बाद इंडिया ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि जा मुन्ना माफ किया, ठीक है। इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर। लेटर द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार भुट्टो ऑन जुलाई 3, 1972 फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस। हम लोग देखते हैं कि फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अब युद्ध खत्म हुआ तो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, और इसी एग्रीमेंट के बाद में हमने उनके 90,000 सोल्जर्स को छोड़ दिया भैया, और फिर पीस इस्टेब्लिश हुआ। और इसके चलते पता है, मतलब यहाँ पे 2-3 चीज़ें, यहाँ पे कोई लोग बोलते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की हार भी है, मतलब जीत तो है ही है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि हमने पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर को छोड़ा, तो बदले में भारत पाकिस्तान से बहुत कुछ ले सकता था इन रिटर्न, ऐसा बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। और इसी के चलते हम पाकिस्तान को बार बार ध्यान भी दिलाते, गाना भी है कि तुम ध्यान करो शिमला समझौते को, वो इंदिरा के एहसानों को, मतलब मुझे वो बिल्कुल गाना ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ कविता है, ऐसा कुछ है वो, कि तुम भारत का उपकार देखो कि हमने तुमने 90,000 लोग तुम्हारे छोड़े हैं, ठीक है। एज अ डिसाइसिव विक्ट्री इन वॉर इनटू अ नेचुरल led to a national jubilation. Most people in India saw this as movement of glory and clear sign of India's glowing military power. As you read in next chapter, Indira Gandhi was the prime minister at this time. She has already won the Lok Sabha election in 1971. Her personal popularity soared the further after 1971 war. After the war, assembly election in most states took place, bringing a large majority of Congress party in many states. ये जो इस जो युद्ध में जो विक्ट्री हुई ना, एक ये नेशनल जुबिलिएशन, मतलब ये पूरे उद्देश्य में एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया गया भैया। उस समय इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इसने भारत की छवि को भी वर्ल्ड लेवल पे सुधार दिया। एक इतनी बड़ी बात कि भारत ने एक देश ही बना दिया, 10 दिन में 90,000 सोल्जर के घुटने टिका दिए, बहुत बड़ी बात होती है। और जो चाइना की वजह से हमारी इमेज पे जो डेंट लगा था ना, उसका पूरे वर्ल्ड को मैसेज था कि ये वो भारत नहीं है। इसने हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसा दिखा दिया कि लोग कांपने लगे। इसके चलते इंदिरा गांधी की इमेज और अच्छी हो जाती है, उनकी इमेज ऑलरेडी अच्छी थी और अच्छी हो जाती है। और कांग्रेस जो अपना रिलेवेंस खो रही थी, कांग्रेस अपना रिलेवेंस वापस से स्टैब्लिश करती है। 1971 में चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिलती है, और बहुत सारे स्टेट में भी जो स्टेट्स इलेक्शन होते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की क्या होती है मेरे लाल, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा जीत अपने को देखने को मिलती है। इसके आगे बढ़ते हैं तो कारगिल कन्फ्रंटेशन, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, ठीक है। 1947 में वो वॉर हुआ, देन 1965 में, देन 1971 में, एंड 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। जरा इसे समझते हैं। इन अर्ली पार्ट ऑफ 1999 सेवरल पॉइंट्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ LOC, ठीक है, forces were occupied claiming to be the मुजाहिदीन। हम लोग मेरे लाल जरा ये समझो, 1999 में क्या हुआ, 1999 में हमारे LOC पे सर्टेन पॉइंट्स को मुजाहिदीन ने क्या कर लिया था, मुजाहिदीन ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब जरा LOC और ये क्या है, तो जरा अगर तुमने चाइना के यहाँ पे बहुत ध्यान से देखा होगा तो तुम समझोगे कि LOC और ये क्या है। एक मिनट रुको जरा, तुमको ये पूरा मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। ये रहा लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रहा हमारा LOC। ध्यान है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है। यहां पे ये रहा बेटा हमारा LOC, ये क्या है, ये हमारा LOC है,
ये एलओसी रहा। यहाँ एलओसी पे अगर तुम बहुत ध्यान से देख रहे हो तो ये रहा कारगिल, ये रहा कारगिल, और वहां पे जो जगह लिखी हुई है वो कारगिल के आसपास की जगह है, मतलब ये यहाँ की, ये यहीं की जगह है, ठीक है, यही यहाँ की जगह है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सर्टेन हाइट पे, ये क्या है, ये एक मेरे लाल एक सर्टेन हाइट पे, तो यहाँ पे जो मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट यहाँ पे अटैक नहीं किया, मुजाहिदीन जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जो इनके ये हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ एरियाज को क्या किया, कुछ एरियाज को कैप्चर कर लिया, और ये सर्टेन हाइट पर है मेरे लाल, ठीक है, ये सर्टेन हाइट पर है। अब इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी, कोई भी बोलेगा तो हम तो बोलेंगे कि अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, और पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट कर रही तभी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान बोलेगा हमारी आर्मी कहाँ है, ये तो मुजाहिदीन है, ये यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पर मेरे लाल हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे मुजाहिदीन ने कारगिल वाले एरिया में क्या किया, कारगिल वाले एरिया में बहुत सारे अपने एरियाज को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। Suspecting involvement of the Pakistan army, Indian forces started reacting to this occupation. This lead to the confrontation between the two countries. This is known as Kargil conflict. हमें बिल्कुल लग रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन भारत को तो मुंहतोड़ जवाब देना था, और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया भी, और इसी के चलते हम दोनों कंट्रीज के बीच में कन्फ्रंट्रेशन देखते हैं, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में एक भिड़त देखते हैं, दोनों कंट्री के बीच में एक झपट देखते हैं, ठीक है। दिस कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग मार्च एंड जून 1999. बाय 26 जुलाई 1999 इंडिया हैज रिकवर्ड द कंट्रोल ऑफ मेनी ऑफ द लॉस्ट पॉइंट। ये जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है मेरे लाल, ये 2 महीने तक चला, मई और जून 1999 में, लेकिन 26 जुलाई तक आते आते हमने जितने भी पॉइंट्स उन लोगों ने कैप्चर किए थे, हमने सबको वापस अपने खेमे में ले लिए और उनको लल्ला भगा दिया, ऊपर भी और इधर भी, ठीक है। The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that, both India and Pakistan has attained nuclear capability. कारगिल कॉन्फ्लिक्ट पे भले ये फुल स्केल वॉर नहीं था, ये जितनी भी सारी चीजें थी ये सिर्फ एरिया में, एक सिर्फ कारगिल वाले एरिया में कन्फ्लिक्ट थी, इसलिए इसको कॉन्फ्लिक्ट बोला है, फुल स्केल वॉर नहीं था। पाकिस्तान बोला था हमारी आर्मी तो है ही नहीं, मुजाहिदीन है, हमारी आर्मी है ही नहीं, तो एक तरफ इंडियन आर्मी और दूसरी तरफ मुजाहिदीन, तो वॉर 2 कंट्री के आर्मी के बीच में होता है और बहुत बड़े स्केल पे होता है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है मेरे लाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का टेंशन आ गया था, क्यों? क्योंकि 1999 से पहले पाकिस्तान और भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर लिया था, दोनों देश के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे, तो पूरे वर्ल्ड को क्या था, पूरे वर्ल्ड को एक डर का माहौल था, ठीक है। However, this conflict remained confined only to the Kargil region. In Pakistan, this conflict has been the source of major controversy, as it was alleged later the Prime Minister of Pakistan was kept in dark by the army chief. Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistan army, led by the army chief General Pervez Musharraf. हम लोग देखते हैं कि ये मुद्दा तो एक, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये तो सिर्फ कारगिल का था, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। क्यों? क्योंकि हार के बाद में पता है, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनको हाउस अरेस्ट के तौर पे रख लिया गया था, वहाँ की आर्मी ने हाउस अरेस्ट मतलब कैद के तौर पे रख लिया था। और इसी के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद में मेरे लाल हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होता है, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी ने टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। तो तुम ये समझो कि जब भी युद्ध होता है पाकिस्तान हारता है, और हारने के बाद में क्या स्थिति रहती है, उनकी सरकार पलट जाती है, ठीक है। तो ये हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में भी पढ़ा है, इसको तुम वहां से रिलेट कर लेना, ठीक है। India, with its limited resources, has initiated development planning. However, conflict with neighbor derailed the 5-year plans. The scarce resources were diverted to defense sector, especially after 1962, as India had to embark on military modernization drive. हम लोग देख रहे थे कि भारत के पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अब अपन भारत की बात करते हैं। इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ में हमें अपने इकोनॉमिक प्लान्स बनाने, और कई बार हमने फिर इन इकोनॉमिक प्लान्स को डिले किया है, प्लान हॉलीडे आया है, ध्यान करो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो वो वाली चलती कि इन सारी चीज़ों की वजह से भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और 1962 के वॉर के बाद में हमें ये समझ में आया कि हमें मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्च करना होगा, हमें मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना होगा, क्योंकि मिलिट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जिस हिसाब से हमारे नेबर है, हम मिलिट्री को लाइटली नहीं ले सकते, मतलब हम मिलिट्री पे स्पेंडिंग लाइटली नहीं ले सकते,
ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वॉज स्टैब्लिश इन नवंबर 1962 एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई नवंबर 1965। अलग अलग डिपार्टमेंट बने, डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का काम हुआ, वो वाली चीजें। द थर्ड 5-year plan 1961 to 1966 was affected. It was followed by 3 annual plan and fourth 5-year plan could be initiated only in 1969. India defense expenditure increased enormously after the war. हम लोग देखते कि अपना जो थर्ड 5-year plan था 1961 से 1966, ये प्लान में सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ में युद्ध हुआ। फिर उसके बाद में हमने फोर्थ 5-year प्लान 1966 में नहीं बनाया, हम 3 साल एनुअल प्लान लेके आए, क्योंकि हमको लग रहा था 5 साल की प्लानिंग कर लेंगे, पैसा है नहीं, तो हमने पहले एनुअल प्लान बनाया और हमारा फोर्थ 5-year प्लान 1969 में आया। और हम लोग देखते हैं कि भारत ने क्या करना स्टार्ट किया, भारत ने एक अच्छा खासा रुपए खर्च करना स्टार्ट किया अपने डिफेंस पर इन वॉर के बाद में। तो आपको अब तक की पिक्चर क्लियर है। हमने सबसे पहले इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझा कि जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय इंटरनेशनली चीज़ें कैसी थी, नॉन अलाइनमेंट को समझा, एशिया अफ्रीका यूनिटी को समझा, फिर हमने चाइना और चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट को समझा, तिब्बत बॉर्डर इशू समझा, पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी युद्ध हुए हमने वो सारी चीज़ें समझी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मेरे लाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी। कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, भारत की न्यूक्लियर टेस्ट कब, कहां, कैसे हुए, जरा अब अपने को इसे समझना है। सो स्टार्ट करते हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी से। अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन May 1974। हम लोग देखते हैं कि भारत अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में करता है मेरे लाल। ये उस टाइम पीरियड की बात है जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब भारत पाकिस्तान के साथ में हमारे ऐसे रिश्ते थे, अमेरिका के साथ में हमारे रिश्ते नहीं थे, और इसी बीच भारत अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में करता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे मेरे लाल, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत विश्वास रखते थे। उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान में साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। भारत का ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये होमी जहांगीर बाबा के अंडर में ये सारी चीज़ें इनिशिएट की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उस समय अगर न्यूक्लियर पे भी वेपन्स बनाने के लिए फोकस नहीं था बेटा, भारत का हमेशा से न्यूक्लियर को लेके फोकस इसलिए रहा है कि वो पीसफुल पर्पस, एटॉमिक एनर्जी, बिजली उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर से आप ये ना समझें कि हमेशा न्यूक्लियर से बम धमाके उड़ाई जा सकता है, बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से एनर्जी की नीड्स भी फुलफिल हो सकती है, बिजली, एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें भी फुलफिल हो सकती है, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के मन में था उस समय। ठीक है। नेहरू हैज ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान वाज अ न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर बाबा। ठीक है। तो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे पहले होमी जहांगीर बाबा के अंडर में स्टार्ट होता है। ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आने से भारत की बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट की नीड फुलफिल हो सकती है। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। Nehru was against nuclear weapon, so he pleaded with the superpower for comprehensive nuclear disarmament. नेहरू न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में थे, और नेहरू पूरे वर्ल्ड से बोल रहे थे कि कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, मतलब जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना, इनको खत्म कर दो। नेहरू तो ये बोल रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दो, नेहरू न्यूक्लियर वेपन्स के एकदम अगेंस्ट में थे। ठीक है। However, the nuclear arsenal kept rising, लेकिन उस समय वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स कम नहीं हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। कोल्ड वॉर के दौरान है, अमेरिका और करेगा, यूएसएसआर, फिर अमेरिका, फिर यूएसएसआर, फिर अमेरिका, फिर यूएसएसआर, और इसके अलावा और कंट्रीज भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रही थी मेरे लाल। ठीक है। When communist China conducted nuclear test in October 1974, the 5 nuclear weapon, the USSR, UK, France and China, also the 5 permanent member of UN Security Council, tried to impose nuclear non-proliferation treaty of 1968 on the rest of the world. हमने देखा कि फिर चाइना 1964 में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करता है, और इसके चलते वर्ल्ड में जो 5 मेंबर हैं जिनके के पास 5 परमानेंट सिक्योरिटी सीट है, कहाँ, जिसके के पास में सिक्योरिटी सीट मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, ये 5 जो परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसएसआर,
इन लोगों ने क्या किया भैया, इन लोगों ने अपने आप को न्यूक्लियर केपेबल देश घोषित कर दिया। ये 5 हो गए न्यूक्लियर केपेबल देश और इन 5 के पास में परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि क्या आया है, न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी आ गई थी 1968 में। ये न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी क्या थी मेरे लाल, इसमें ऐसा था कि सिर्फ ये 5 कंट्री के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहेगी, न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, और बाकी कंट्री को अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये लोग क्या करेंगे, ये उन कंट्री को क्या करेंगे, ये उन कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देंगे, बट फॉर द पीसफुल पर्पसेस। अगर कोई भी एनपीटी, ये जो एनपीटी की जो ट्रीटी अगर कोई भी इसे ध्यान देखेगा तो एनपीटी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। कैसा कि वो इन 5 कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स कम नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है कि इन 5 कंट्री के अलावा कोई भी कंट्री अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती है। तुमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, तुम हमसे लो, तुम हमें पैसा दो, तुम हमसे लो, तुम हमें पैसा दो, तुम हमसे लो, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म नहीं कर रही है ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या कर रही है कि पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांट रही है। एक हिस्सा वो जिसके के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो पावरफुल कंट्री जिसके के पास न्यूक्लियर वेपन है, और एक वो जिसके के पास नहीं है। तो इस ट्रीटी को इंडिया हमेशा एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी बोलता है कि या तो तुम पूरा ही न्यूक्लियर खत्म कर दो, तुम्हारे भी खत्म कर दो, या नहीं तो इस ट्रीटी से तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, India always considered NPT as discriminatory and has refused to sign it. When India conducted its first nuclear test, it was termed as a peaceful explosion. India argued that it was committed to the policy of using nuclear weapon only for peaceful purposes. भारत ने वही इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी बोला। भारत ने जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो भारत ने बताया 1974 में कि देखो भाई, हमने पीसफुल पर्पस के लिए किया है, हमारा कोई इंटेंशन न्यूक्लियर वेपन बनाने का नहीं है, लेकिन हमारे पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए, हम इन 5 देशों पर डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, द पीरियड व्हेन न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड वॉज अ डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया भैया, उस समय बड़ा ही डिफिकल्ट पीरियड था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग ये देख रहे थे मेरे लाल, क्या कि डोमेस्टिकली चीज़ों में प्राइजेस बढ़ रहे थे, इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, रेलवे स्ट्राइक्स चल रही थी। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जिस समय भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया ना, उस समय हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या थी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की हालत बड़ी खराब थी। इमरजेंसी मूवी है नेटफ्लिक्स पे, तुम देखना, उसमें तुम्हें पता है बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी, न्यूक्लियर वाली भी, वॉर वाली भी, और आगे जो तो अपना इमरजेंसी वाला चैप्टर है वो वाली चीज़ें भी क्या होगी, वो वाली चीज़ें भी थोड़ी सी क्लियर होगी। ठीक है, Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by the oil shock due to the massive hike in the oil prices by Arab nation. It led to the economic turmoil in India, result in high inflation. ठीक है, as you will read in chapter 6, many agitations were going in the country around this time, including a nationwide railway strike. और उसी समय 1973 में अरब और इजराइल कंट्रीज में वॉर चल रहा था। इसी के चलते ऑयल के प्राइजेस अरब नेशंस ने बढ़ा दिए, उन्होंने बढ़ा दिए तो इंडिया को भी बढ़े हुए प्राइजेस में मिलेंगे, और ऑयल के बिना गुंजाइश नहीं है, फैक्ट्री इंडस्ट्री सब कुछ ऑयल से चलता है। ऑलरेडी हमारी हालत ख़राब है, वर्ल्ड में ये क्राइसिस चल रहा है, ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए और हालत ख़राब होगी। ये तमाम तरीके की चीज़ें उस समय इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चल रही थी। ठीक है, ऑल्दो देयर आर माइनर डिफरेंसेस अमंग द पॉलिटिकल पार्टी about how to conduct external relation, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on national integration, protection of international boundary and the question of national interest. हमेशा ये बताया गया है कि जितनी भी भारत की पॉलिटिकल पार्टीज रही ना, उनमें बहुत माइनर डिफरेंसेस रहे, मतलब एकदम बहुत छोटे से डिफरेंस रहे फॉरेन पॉलिसी को लेके। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो देश के मुद्दों पर बहुत बड़े बड़े मुद्दे हो सकते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, विद इन द कंट्री इनके बहुत बड़े बड़े मुद्दे होंगे, लेकिन जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आती ना तब डिफरेंसेस रहते, लेकिन माइनर थोड़े से डिफरेंसेस रहते। हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ से एग्री करती है भारत की कि देश की टेरिटरी, सोवरेनिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो फॉरेन पॉलिसी को लेके कभी भी भारत में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हुई है। Therefore, we find that in course of debate of 1960 to 1971, when India faced 3 wars or even later, when different party came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in party politics. और इसी के चलते हम देखते हैं कि चाहे हमारे युद्ध हुए हों, चाहे बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई,
पार्टी पॉलिटिक्स में हमारी फॉरेन पॉलिसी ने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ने पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया है। बिल्कुल हर सरकार थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें चेंज करती है फॉरेन पॉलिसी की भी, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर ऐसा उन्होंने कुछ वो नहीं कर लिया है। ठीक है, सो द फास्ट फॉरवर्ड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. India opposed the international treaty and aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to non-nuclear power and legitimized the monopoly of 5 nuclear weapons power. इंडिया उस एनपीटी को और न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रीटी को बोलता है कि डिस्क्रिमिनेटरी है, वो कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज कर रही है उन 5 कंट्री को। लेजिटिमाइज मतलब कि उन 5 कंट्री को पूरी की पूरी पावर दे रही कि हाँ तुमको जो करना है करो, और बाकी सारे लोगों को कोई पावर नहीं है, तो ऑफिशियली पावर दे रही। तो इंडिया इन सबके अगेंस्ट था भैया। ठीक है, thus India opposed an indefinite extension of NPT in 1995 and also refused to sign comprehensive test ban treaty. जो एनपीटी भैया, जो एनपीटी आई थी, उस एनपीटी को 1995 में क्या होता है, 1995 में उसे इनडेफिनिट एक्सटेंड कर दिया जाता है, मतलब कि शायद ये हमेशा रहेगा एनपीटी। तो इंडिया इसको अपोज करता है कि एक तो ये ट्रीटी गलत है और हम तो इसे साइन करेंगे ही नहीं करेंगे। फिर इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि आज के बाद में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट होगा ही नहीं, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, इंडिया इसको भी क्या करता है, इंडिया इसको भी रिफ्यूज करता है कि हम इसे भी साइन नहीं करेंगे, हम इसे भी साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। तुम 5 के पास में तो है, या तो तुम भी खत्म कर दो, नहीं तो फिर तुम दूसरों को भी मत रोको, और हम तो वैसे भी पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, India conducted a series of nuclear tests in May 1998, demonstrating its capacity to use nuclear energy for military purposes. Pakistan soon followed, thereby increasing the vulnerability of the region to a nuclear exchange. भारत ने बहुत सारे सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 में, और भारत ने ऑफिशियली वर्ल्ड को बता दिया कि हमारी मिलिट्री के पास भी अब कैपेबिलिटी है भैया, तुम 5 ही नहीं हो, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी सारी चीज़ें। भारत ने किया तो दिखती सी बात है, भारत के देखा देखी पाकिस्तान ने भी कर लिए, पाकिस्तान ने भी करे तो पूरा ये जो रीजन है वल्नरेबल हो गया, मतलब सबकी नज़र ऐसे हो गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये 2 देश आपस में लड़ते और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो वाली चीज़। The international community was extremely critical of nuclear tests in the subcontinent, and sanctions were imposed on both India and Pakistan, which were subsequently waived. International community जो भी थी उनकी एकदम डर का माहौल था भैया, और उनको ऐसा, और उन्होंने फिर भारत और पाकिस्तान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, बहुत सारी रोक लगाई, और धीरे धीरे वो सैंक्शंस वेव ऑफ कर दिए गए, धीरे धीरे वो सैंक्शंस खत्म भी हो गए। ठीक है, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, मतलब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या कहती है, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोफेस नो फर्स्ट यूज एंड reiterates India's commitment to global, verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament, leading to nuclear weapons free world. ठीक है, तो इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कहती है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, हम एकदम मिनिमम डर बना रहे हैं, हम कोई इंडिया न्यूक्लियर वेपन करके कोई बहुत डर पैदा नहीं कर रहा, हो कभी ना कभी किसी को डर लगा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कभी सामने से अटैक नहीं किया है, अनलेस एंड अनटिल तुम हमारी छेड़ ना लो। ठीक है, तो इंडिया ने क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रखा है भैया, कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को यूज करने वाले फर्स्ट कंट्री नहीं रहेंगे, अगर तुम हमारे ऊपर यूज करोगे तो करेंगे। तो हमारी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मतलब हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत डर बनाए का, मिनिमम डर बनाए कि तुम यूज करोगे तो हम करेंगे। इंडिया ने अपनी पॉलिसी के तहत पूरे वर्ल्ड को बताया कि हम एक पीसफुल कंट्री है, हम एक रिस्पॉन्सिबल देश हैं, हमको तुम्हारे ये न्यूक्लियर व्यूक्लियर से मतलब नहीं है, हमारे पास में होना जरूरी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी, हम यही बोलते हैं। साथ ही साथ इंडिया आज भी कमिटेड है कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। इंडिया आज भी बोलता है कि सब यूएसए, रशिया, चाइना सब न्यूक्लियर वेपन को खत्म करे तो हम भी कर देंगे, हमें भी हो तो पूरा एक जैसे हो, नहीं तो नहीं हो, ये वाली इंडिया की पॉलिसी है भैया। ठीक है, शिफ्टिंग अलायंस इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो अब तक हमने कितना पढ़ा मेरे लाल, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया, नॉन अलाइनमेंट पढ़ लिया, एशिया अफ्रीका यूनिटी पढ़ ली, चाइना का वॉर पढ़ा, पाकिस्तान का वॉर पढ़ा, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ी। अब इतना सब करने के बाद में वर्ल्ड में कैसे चीज़ें हो रही है, मतलब वर्ल्ड में कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद में कैसी चीज़ें थी, जब अपन अपना एक फाइनल टच पे आ गए। ठीक है, as you will read in chapter 6 and also in chapter 8, many non-Congress government came to power in period starting in 1977. This was also the time when world politics was changing dramatically. What did it mean for India's external relation?
आप जैसे कि चैप्टर 6 चैप्टर 8 में पढ़ोगे कि बहुत सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होने लग गई 1977 से, मतलब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी के बाद से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होने लग गई। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके कुछ नई अप्रोच रहेगी। बेसिक प्रिंसिपल को कोई चेंज नहीं कर रहा, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसको कोई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। साथ ही साथ वर्ल्ड भी बदल रहा था, कोल्ड वॉर धीरे धीरे अपने एंड पर आ रहा था, तो वर्ल्ड में भी चीजें बदल रही है और इंडिया में भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब अब भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही, जरा अपन वो समझते हैं। ठीक है, द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 1977 announced that it will follow genuine non-alignment. This implied that pro-Soviet Union tilt in the foreign policy would be corrected. जो जनता पार्टी आती है 1977 में, जनता पार्टी सबसे पहले बोलती है कि हम जेन्युइनली नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। मतलब कि भारत ने भले ही बोला हो कि हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते, लेकिन हम सोवियत यूनियन के प्रति जो टिल्टेड थे उसको जनता गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसे कम करेंगे, हम जेन्युइनली नॉन अलाइनमेंट फॉलो करेंगे, हम दोनों देश से अच्छे रिश्ते रखेंगे, हम किसी एक के प्रति ज़्यादा टिल्टेड नहीं रहेंगे। ये 1977 में जनता गवर्नमेंट ने कहा। Since then, all government, Congress or non-Congress, have taken initiative in restoring better relation with China and entering close ties with US. ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद से सारी कंट्रीज, सारी सरकारों ने कोशिश किया, भारत की सभी सरकारों ने चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रहे और अमेरिका के साथ में अच्छे रहे। कोल्ड वॉर खत्म भी हो रहा था, अमेरिका भी देख रहा था, देखो दोनों तरफ से होता है, अमेरिका भी देख रहा था कि पाकिस्तान में वो बात नहीं है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनेगा और भारत का मार्केट साइज बहुत बड़ा है, तो अमेरिका को भी लग रहा था कि मेरा फायदा भारत के साथ में ज़्यादा होगा कंपेरेबल पाकिस्तान। तो अमेरिका भी चाह रहा था भारत से दोस्ती करना और भारत भी अमेरिका के प्रति टिल्ट हो रहा था। ठीक है, इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन पॉपुलर माइंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद द टू क्वेश्चन। भारत की फॉरेन पॉलिसी भैया दो क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वन इज इंडिया स्टैंड विद पाकिस्तान एंड अदर इज द इंडो यूएस रिलेशन। पहला कि भारत का पाकिस्तान के साथ में क्या स्टैंड है, यह भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और भारत के अमेरिका के साथ में कैसे रिश्ते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान और अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। In the post-1990s period, the ruling party have often been criticized for their pro-US foreign policy. और 1990s के बाद से हम लोग देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो भी सरकारें रूल कर रही है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है कि भारत बहुत प्रो यूएस, हमेशा अमेरिका के फेवर में चले जाता है। हुआ भी है, मैंने बताया कि ताली दोनों हाथ से बजती है, अमेरिका को अपने फायदे दिखा, हमें अपने फायदे दिखे, हमें भी अपने फायदे हैं, ठीक है, हमें भी अपने फायदे दिखे। और रिसेंटली देखोगे कि अमेरिका तेज चल रहा है कई बार, जैसे ट्रम्प के उसमें कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम ये करेंगे, तो भारत भी ऐसा नहीं कि ओ अमेरिका, भारत भी बोलता है भाड़ में जाओ, हम चाइना और रशिया से डील कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमेशा फॉरेन पॉलिसी में मेरे लाल नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। आज अमेरिका से फायदा है तो अमेरिका के साथ, आज अमेरिका से फायदा नहीं तो तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अभी बताया। In period after 1990s, Russia, though it continues to an important friend of India, has lost global preeminence. Therefore, India's foreign policy has shifted to more pro-US strategy. 1990s के बाद से हम लोग देखते हैं कि रशिया आज भी हमारा दोस्त है, लेकिन रशिया की जो पोजीशन पहले थी, मतलब जो यूएसएसआर की पोजीशन पहले थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई, उतना इंपॉर्टेंस बचा नहीं, और हमें लगा कि पूरा वर्ल्ड अब यूएस लेड है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी यूएस के प्रति टिल्ट हो गई थी। Beside the contemporary international situation is more influenced by economic interest rather than by military interest. This has made an impact on India's foreign policy choices. और हम लोग देख रहे हैं कि आज की तारीख में मिलिट्री से ज़्यादा क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखे जाते हैं, और भारत भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में मेरे लाल आज की तारीख में इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही देख रहा है। और इसी के चलते भारत जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो चॉइसेस बना रहा है कि किस देश से अच्छे रिश्ते रखने हैं, किस से नहीं रखने हैं, हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन को ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कंपेरेबल मिलिट्री। At the same time, India-Pakistan relation have witnessed many new development during this period. While Kashmir continued to be an important issue between the two countries, there have been many efforts to restore numerous relations. This means that cultural exchanges, movement of citizen and economic cooperation will be encouraged by both the countries. ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में भी कुछ सुधार आया है, लेकिन रिसेंटली फिर अप्स एंड डाउन, एनसीईआरटी
तो कौन से जमाने में लिखी थी पता नहीं है, ठीक है। तो वही है कि हम हमेशा रिश्ते अप्स एंड डाउन्स के बेसिस पे देखते बेटा। कश्मीर आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में भारत और पाकिस्तान में कॉपरेशन हो रहा है, जैसे पीपल टू पीपल कॉपरेशन, बॉलीवुड, क्रिकेट, बहुत सारी चीज़ें, उनके लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कि पीपल टू पीपल कनेक्शन अच्छा हो गया है, तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई है, और कुछ मामलों में चीज़ें बिगड़ी भी है, दोनों चीज़ें। Do you know that a train and a bus service operate between these two countries? There has been major achievement of recent time, but that could not avoid the near war situation for emerging in 1999. Even after this setback, the peace process efforts at negotiation, durable peace have been going on. ठीक है भैया, हम लोग देखते हैं कि आप जानते हो कि दोनों देश के बीच में ट्रेन और बस सर्विस चली थी, फिर बंद हो गई, फिर चली, फिर बंद होगी, वो चलते रहेगा। लेकिन फिर भी ट्रेन बस सर्विस चल रही थी, फिर भी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चलो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी हमने कई बार कोशिश की कि पीस हो, फिर ये ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, बहुत सारी चीज़ें हुई है रिसेंटली भी, हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो ऑन एंड ऑफ कई बार रिश्ते अच्छे होते हैं, कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ऐसा ही चलते आया है। कभी भी परमानेंटली रिश्ते नहीं बिगड़े और कभी भी परमानेंटली रिश्ते सुधरे नहीं है। तो आई होप दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। आई थिंक सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आया होगा हमने इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन सब कुछ इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है। जैसे कि आपकी किताब, ये वाली किताब आपकी इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो वाली किताब आपकी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, टॉपिक आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। सो अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल, अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। बहुत थैंक यू फॉर बीइंग ए लवली ऑडियंस। आप बोलोगे सर एक मिनट चुप हो गए, क्या बोल रहे, बहुत मजा आया। मजा तो आए, ये पूरा वन शॉट देख लें, मजा क्यों नहीं आएगा। थैंक यू फॉर बीइंग ए लवली ऑडियंस, अ बिग हार्ट फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट। बेस्ट ऑफ लक, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।